राधे राधे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का पेपर हो चुका है और पेपर का यदि अपन लेवल की बात करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे उनकी चर्चा करने वाले हैं और लास्ट में अपन जब पेपर का सॉल्यूशन कर लेंगे तो लास्ट में अपन इसके वो भी देखेंगे कट ऑफ क्या रहने वाली। तो यहाँ पर अपन पहले क्वेश्चन से शुरू करके 150 तक के पूरे क्वेश्चन आंसर की अपन चर्चा करने वाले हैं। आप ऑथेंटिक रूप से इसे मिला सकते हो अपने आंसर की से, और लास्ट में फिर कमेंट बॉक्स करके बताना कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए हैं। तो अपने शानदार जो पेपर हुआ आज, बहुत ही गजब का पेपर लिया है अधीनस्थ बोर्ड ने। जो अपना न्यू पैटर्न है उसको बरकरार रखा है, कथन कारण वाले क्वेश्चन है भरमार दी है। उसके साथ में इन्होंने जो भी क्वेश्चन दिया है सुमेलित करने वाला, काल क्रम वाला, इनमें से कौन से का बेस्ट चयन करना है, इन सब की जो भरमार है। और मैंने पहले ही बता दिया था कि अधीनस्थ बोर्ड का जो पैटर्न है वो इस प्रकार का रहने वाला है। और मैंने 2 क्लासें जो आपकी ज्योग्राफी की 50 क्वेश्चन की ली थी राजस्थान की, और राजस्थान हिस्ट्री की जो 50 क्वेश्चन की जो क्लास ली थी वहां से लगभग क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, और कौन कौन से उनका मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा। तो चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कोई भी पेपर होगा सबसे पहले ऑथेंटिक आंसर की यहीं से आपको देखने को मिलेगी। और ऐसा नहीं पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट की इस पेपर में भी अपन पहले क्वेश्चन से लेकर 150 क्वेश्चन तक की कंप्लीट यहाँ पर आंसर की चर्चा करने वाले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अन्य साथियों को शेयर कर देना। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। लैब असिस्टेंट का ज्योग्राफी का पेपर हुआ था और कल साइंस का पेपर है। वो भी साथ ही एक बार जो 2 क्लासें डाली हुई है उनको जरूर देख के चले जाइए, वहां से हुबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलो भाई शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान देश में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, राजस्थान में अजमेर, नागौर, अलवर और भरतपुर मुख्य ज्वार उत्पादक जिले हैं। राजस्थान का तिलहन और सरसों उत्पादन में देश में पहला स्थान है, और राजस्थान में कपास उत्पादन में भरतपुर एक अग्रणी जिला है। और ई ऑप्शन दिया है कि मक्का राजस्थान की तीसरी महत्वपूर्ण फसल है। मक्का राजस्थान की तीसरी महत्वपूर्ण फसल है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त का आपको चयन करना है। तो अब अपन चर्चा करते हैं कि यहाँ पर देश में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बिल्कुल 100% बात सही है। राजस्थान में अजमेर, नागौर, अलवर और भरतपुर मुख्य ज्वार उत्पादक जिले, बिल्कुल अजमेर ज्वार के लिए जाना जाता है, ये कथन भी बिल्कुल आपका सही रहने वाला है। राजस्थान का तिलहन और सरसों उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ए, बी और सी तीनों सही है। राजस्थान में कपास उत्पादन में भरतपुर एक अग्रणी जिला है, ना जी, कपास भरतपुर में कहां, भरतपुर में तो सरसों सबसे महत्वपूर्ण होती है। कपास हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों में महत्वपूर्ण अग्रणी जिला रहता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और मक्का राजस्थान की तीसरी महत्वपूर्ण फसल है, ये भी सही है। यानी ए, बी, सी और ई, ए, बी, सी और ई, ए, बी, सी और ई, ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहने वाला है। पहले का आंसर सी सही रहने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति और वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार कीजिए। राजस्थान में वन आच्छादित क्षेत्र करीब 9.57% है, लगभग 9.6% है। यदि अपन बात करेंगे तो अभी तक तो लगभग सेम है, ये सही हो सकता है। सघन वन राजस्थान के सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजस्थान राजसमंद जिलों में विस्तृत है। बिल्कुल इस क्षेत्र में सघन वन सबसे ज्यादा है, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर वाले क्षेत्र में। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन पश्चिमी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्कुल कंटीले वन, झाड़ियां वगैरह है, केर है, फोग है, वो किस में क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये उष्ण कटिबंधीय अपने जैसलमेर, जोधपुर में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वन राजस्थान में छोटे क्षेत्र में पाए जाते हैं, छोटे यानी कम में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल ड्राई डिस्किस प्रोस्टेस कवर से स्मॉल एरिया, छोटे एरिया में पाए जाते हैं। ना भाई, ये बड़े एरिया में पाए जाते हैं। छोटे एरिया में अपन बात करें तो वो सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर ए, बी और सी सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट रहने वाला है दूसरे क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इन कथनों के ऊपर अपने को चयन करना है।
कथन ए दिया है, बहुत सारी वन्य जीव प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर है और राजस्थान में भी उनकी संख्या दिन ब दिन घट रही। बिल्कुल राजस्थान में भी इन वनस्पति है, वन्य जीव प्रजातियां हैं, इनकी संख्या घट रही। ये कथन बिल्कुल सही है। कारण आर दिया है, वन्य जीव हानि के मुख्य कारण है पर्याप्त, यानी वन्य जीव हानि के मुख्य कारण क्या है? प्रवास, बिल्कुल उनको अच्छा आवास नहीं मिल रहा क्योंकि अपन उनको काट रहे हैं। हानि यानी प्रवास की हानि हो रही है। जलवायु में परिवर्तन भी हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस प्रकार से होना चाहिए था नहीं हो रहा है। प्रदूषण सबसे ज्यादा हो रहा है। कस्बों, बांधों, सड़कों, औद्योगिकरण इकाइयों के निर्माण इत्यादि के कारण वन भूमि की हानियों में कमी, ये इसका कारण है। तो दिन में दिन घट रही है क्योंकि ये इसके कारण है। यानी कथन ए भी सही है, कथन आर भी सही है और कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है। मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहने वाला है, तीसरे का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए कारण आर। कथन ए, ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान जून माह में दर्ज किया जाता है। बिल्कुल राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में जून माह में सबसे अधिकतम तापमान रहता है। सबसे गर्म महीना राजस्थान में कौन सा है? जून है। ग्रीष्म ऋतु में लू नामक गर्म हवा राजस्थान में बहती है। बिल्कुल लू हवा बहती है जिसके कारण गर्मी बहती है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और कथन कारण की सही व्याख्या भी है। इसका भी आंसर क्या रहने वाला आपका? ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही रहने वाला है। यानी ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान जून में होता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में क्या बहती है? लू बहती है, जिसके कारण टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। इसका भी आंसर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रवाहित बहते जल के भू आकृति के, यानी भू आकृति के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करनी है। प्रवाहित जल आर्द्र प्रदेशों में सबसे महत्वपूर्ण अभिकारक है। स्थलगत प्रवाह के कारण परत अपरदन होता है। नदी चैनल का ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक अपरदन होगा। और युवा अवस्था में धारा विभाजक संकीर्ण तथा उठे होते हैं। दलदली भूमियां आर्द्र स्थलों और झीलों के साथ में होती है। तो इनमें से आपको सही पहचान, यानी कौन से कथन आपके सही रहने वाले हैं। तो यहां से देखो, प्रवाहित जल आर्द्र प्रदेशों में सबसे महत्वपूर्ण अभिकारक है। बिल्कुल आर्द्र प्रदेश, जो भी गीले प्रदेश होते हैं उनमें प्रवाहित जल रहता है, सबसे ज्यादा पानी बहता है, यानी वहां नदियां रहती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्थलगत प्रवाह के कारण परत अपरदन होता है। बिल्कुल स्थलगत जो प्रवाह होता है पानी का, उसके कारण परत का क्या होता है? अपरदन होता है। जैसे राजस्थान में बात करें तो चंबल नदी सबसे ज्यादा अपरदन करती है। नदी चैनल का ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक अपरदन होगा। ना जी, मंद होगा तो धीरे होगा। नदी चैनल का ढाल जितना अधिक होगा उतना ही अधिक अपरदन होगा। ये स्टेटमेंट गलत है। युवा अवस्था में धारा विभाजक संकीर्ण तथा उठे होते हैं दलदली भूमियों, आर्द्र स्थलों और झीलों के साथ। ना जी, संकीर्ण नहीं होते, चौड़े होते हैं। संकीर्ण नहीं होते, कैसे होते हैं? चौड़े होते हैं। तो दो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ए और बी सही है। ए और बी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या रहने वाला है? बी रहने वाला है, कोई टेंशन नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित सूची को सूची से मिलान करें। जम्मू और कश्मीर में कौन सी पर्वत शिखर है भाई? नन है। लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम। आप सभी को पता है सिक्किम में क्या है? माउंट कंचनजंगा है। उत्तराखंड में माउंट नंदा देवी है और लद्दाख में कौन सा हो जाएगा? साल्टोरा कांगड़ी हो जाएगा। यानी ए में 3 होना चाहिए। ए में 3 किसमें? ए में 3 ए के ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी 6 के अंदर आपका आंसर क्या रहने वाला है? बी रहने वाला है। यहां से यदि 2 का नाम भी पता नहीं है तो आप सी में माउंट आबू और डी में माउंट कंचनजंगा, इनसे तो खूब परिचित होंगे। ये सीधे 11वीं क्लास की ज्योग्राफी की जो किताब है भूगोल वाली, वहां से सीधे क्वेश्चन आए। ये क्वेश्चन सीधा वहां से उठाया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मानचित्रों के प्रकार को स्केल रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो, यानी निम्न से उच्च की फ्रीक्वेंसी के रूप में करना है। स्थलाकृति मानचित्र, ग्राम भू संपत्ति मानचित्र, एटलस मानचित्र और नगर योजना मानचित्र। ये भी सेम आपका, यदि मैं बात करूं तो ज्योग्राफी की किताब से सीधा क्वेश्चन उठाया, क्योंकि उन्होंने ज्योग्राफी पढ़ रखी है तो उनकी किताब से सीधे क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है। तो यहां से यदि मैं बात करूं तो सबसे छोटा होता है एटलस मानचित्र, यानी सी सबसे पहले आना चाहिए। सी ए की ऑप्शन में सबसे पहले आया है, ऑप्शन नंबर डी। अपन बात करते रहते हैं ना, एटलस ले आना रे, एटलस ले आना, वो सबसे छोटा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8वां है,
जब ग्रीनविच जीरो में समय दोपहर के 12 बजे हैं तो 90 डिग्री पूर्वी पे अपन जानते हैं कि एक देशांतर को पार करने में सूर्य की किरणों को कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो 90 डिग्री को पार करने में 9 चौक 36 360 मिनट हो गई। 360 में यदि मैं 60 का भाग दूं तो कितने घंटे हो गए, 6 घंटे। यदि पूर्व की बात करें तो अपना भारत ही देख लो, भारत 82.5 डिग्री पूर्व में है तो भारत का समय पहले है, तो आगे होता है प्लस होता है 5.5 घंटे आगे। तो यहां पर 90 डिग्री है, 82.5 डिग्री से आगे है 90 डिग्री, तो यहां 6 घंटे आगे हो जाएगा, यानी दोपहर के 6 बजे तो शाम के 6 बज जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होने वाला है। यह क्वेश्चन भी सीधा सीधा यदि मैं कहूं तो यदि आपको देशांतर अक्षांतर का थोड़ा सा भी नॉलेज होता है समय निर्धारण का, तो ये 11वीं क्लास में ही करवा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित मानचित्र प्रक्षेपों में से किसमें पृथ्वी की सतह के किसी प्रदत्त क्षेत्र की आकृति शुद्ध रखी जाती है? होमोलोग्राफीय समक्षेत्र, दिगंशी मध्यम प्रक्षेप, यथाकृतिक प्रक्षेप, लंबकोणीय प्रक्षेप। बताओ किसके अंतर्गत रखी जाती है आपकी? तो 9 में आपका रह जाएगा होमोलोग्राफी। कौन से में पूछा है? पृथ्वी की सतह के, तो पृथ्वी की सतह के लिए होता है यथाकृतिक यानी ऑर्थोमॉर्फीय क्षेत्र रहता है। यहां पर 9 के अंदर आपका करेक्ट आंसर कौन सा माना जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, किस मानचित्र प्रक्षेप से भारत को सर्वोत्तम निरूपित किया जा सकता है? यानी यहां से देखना है कि भारत को यदि सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा मानचित्र बता सकता है, तो भारत को बताने के लिए शंक्वाकार प्रक्षेप काम में लिया जाता है, क्योंकि भारत उपोष्ण कटिबंधीय और बहुत विविधता वाला क्षेत्र है, और विविधताओं को दर्शाने के लिए शंक्वाकार प्रक्षेप यानी 10 का आंसर बी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित ढालों में से किसमें समोच्च रेखाएं अति निकट स्थित होती है? समोच्च रेखाएं तीव्र ढाल में अति निकट स्थित होती है, तो यहां पर तीव्र ढाल कौन से ऑप्शन में हो गया? ऑप्शन नंबर बी में 11वां में क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बी। कोई टेंशन लेने की यहां आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी के किस प्रदेश में महाविविधता केंद्रों की संख्या सर्वाधिक है? यानी महाविविधता केंद्रों की संख्या सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना, यदि अपन महाविविधता की बात करें तो मैंने अभी बताया था जैसे भारत के लिए शंक्वाकार होता है, उसी प्रकार से उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, प्रदेश होते हैं, वहां विविधता केंद्रों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इसका भी आंसर क्या रहने वाला? आपका बी आंसर रहने वाला 12। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व के निम्नलिखित पारिस्थितिकीय तप्त स्थलों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर इस क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। अटलांटिक वन ब्राजील में, पूर्वी चाप पर्वतमाला तंजानिया में, मध्य अमेरिकी उच्चभूमि वन, पूर्वी हिमालय या क्वींसलैंड। अब आपको यहां से बताना है कि कौन सा सबसे पश्चिम में आएगा और कौन सा सबसे पूर्व में आएगा। तो इनमें सबसे पश्चिम में होता है मध्य अमेरिकी, पश्चिम से पूर्व में था ना, तो मध्य अमेरिकी उच्चभूमि वन यहां सबसे पहले आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद में आता है अटलांटिक वन यानी सी ए कौन से में? ये 2 में तो नहीं है, ये तो कट गए। सी के बाद में ए यहां पर है, तो यहां से फिर हो जाएगा बी। पहले आता है पूर्वी चाप पर्वतमाला, तो ऑप्शन नंबर ए। 13 में आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 13वें में आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, गंगा अफवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ये भी ज्योग्राफी से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। गंगा नदी का उद्गम गौमुख के पास गंगोत्री ग्लासियर से होता है, बिल्कुल ये बात सही है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलकर गंगा बनाती है, बिल्कुल देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलकर कौन सी नदी का निर्माण करती है? गंगा नदी का, ये भी सही है। रुद्रप्रयाग में पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है, ना जी भाई, रुद्रप्रयाग में पिंडार नदी अलकनंदा से नहीं मिलती है, आपकी यहां से नहीं मिलती है, मंदाकिनी मिलती है यहां से। कौन सी? मंदाकिनी, तो ये गलत। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, यमुना लंबी सहायक है। सोन नदी गंगा के बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है, सोन बाएं से नहीं, सोन दाएं से मिलती है। सोन कहां से मिलती है? दाएं तट से मिलती है, तो यहां से क्या गलत हो जाएगा? एक सी और ई नहीं होना चाहिए, यानी ए सही है और बी सही है और यहां से डी सही है, ए बी डी सही है, ए बी डी, यानी ऑप्शन नंबर यहां आपका क्या सही रहने वाला है? बी आंसर यहां से बिल्कुल आपका राइट होने वाला है जी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की ओर।
आपदा निवारण में निम्नलिखित में से कौन कौन से उपाय शामिल है, यानी आपदा पर निवारण लेना है, आपदाओं का निवारण करना है तो क्या करना है? सृजनात्मक उपाय बिल्कुल है। राहत वितरण, आपदा का निवारण करना है तो राहत तो आपदा आने के बाद में दी जाती है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मुआवजा भी बाद में हो सकता है, यानी बी और सी नहीं होना चाहिए। यहाँ बी और सी हटा दो, यहाँ बी और सी हटा दो, यहाँ सी आ गया हटा दो, बच गया कौन सा? ए डी ई। जोखिम मूल्यांकन और योजना बनाना और संसाधनों का प्रबंधन करना, ए सही है, डी सही है और ई सही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपका करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय अफवाह तंत्रों के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। नर्मदा अपना मार्ग बार बार बदलने के लिए कुख्यात है। पहले कह रहा है कि नर्मदा है वो अपना मार्ग बार बार बदलने के लिए कुख्यात है। ना जी, ये बात तो बिल्कुल गलत है। कोसी नदी को झारखंड का शौक, झारखंड का कहाँ, यहाँ तो खूब पटा होगा आपको, ये तो बिहार का शौक है। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, हाँ, दक्षिणी भारत जिसे अपन प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं उसकी सबसे बड़ी, यानी जिसको अपन दक्षिण की गंगा कहते हैं या प्रायद्वीपीय भारत की गंगा कहते हैं, ये गोदावरी नदी है, बिल्कुल सही है। और कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है, बिल्कुल कोसी क्या है? एक पूर्ववर्ती नदी है। तो यहां से सी और डी सही है। सी और डी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। नर्मदा अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, क्या ऑप्शन डाला है भाई? अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। अभिकथन ए, जैसे जैसे तरंग पुलिन के पास आती है तो वह धीमी हो जाती है। जैसे जैसे यहां से क्या बोला गया है कि तरंग पुलिन के पास आती है तो वह धीमी हो जाती है, बिल्कुल बात सही है। और गतिशील जल और महासागर नित्तल के बीच घर्षण घटित होता है। जल और महासागर नित्तल के बीच में घर्षण, ये बात भी सही है, लेकिन धीमी होने का इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये इसकी सही व्याख्या है या नहीं है? क्या कह रहा है? जैसे जैसे तरंग पुलिन के पास आती है तो वह धीमी हो जाती है, क्योंकि गतिशील जल और महासागर नित्तल के बीच संघर्ष में घटित होता है। दोनों बात सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी है। तो 17 में आपका करेक्ट आंसर रहने वाला, एक आपका करेक्ट रहने वाला है जी। तो 17 का ए आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की वन नीति 1988 के लक्ष्य अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पे वन अंतर्गत वन होना चाहिए? 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। तो 18वें का बी। निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों की है? ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन को हूबहू रिपीट गया है। इसका आंसर होता है सागौन, ऑप्शन नंबर सी। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाई जाती है सागौन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के पर्वतीय वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हिमालय के गिरिपाद में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। निम्न ऊंचाइयों में मांस और लाइकन पाए जाते हैं, ना पाए जाते हैं भाई, निम्न में नहीं पाए जाते, ये उच्च में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? उच्च में, तो ये गलत। 3000 से 4000 मीटर के बीच मुख्यतः ओक और चेस्टनट पाए जाते हैं। 3000 से 4000 में नहीं, 1000 से 2000 में पाए जाते हैं, तो ये भी गलत। हिमालय के उच्च चरागाह ऋतु प्रवास के लिए गुज्जर और बकरवाल जैसी जनजातियां प्रसिद्ध है, ये भी सही है। और ये क्वेश्चन हूबहू ज्योग्राफी में 12वीं क्लास से सीधा का सीधा पूछा गया है, तो ए भी सही है और डी भी सही है। ए और डी ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका आंसर करेक्ट है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मंजरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल ये बात सही है। कोयना नदी नर्मदा नदी की सहायक नहीं है, कोयना कृष्णा नदी की सहायक है, तो ये गलत है। भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ये बात भी यहाँ पर सही है आपकी, इसमें भी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और भवानी नदी को कावेरी नदी की सहायक है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी को हटा दो, कोयना कृष्णा की सहायक है। तो यहाँ से ये भी सीधा का सीधा, ऐसे मान लो ज्योग्राफी में नदियां पढ़ते हैं वहां से पूछा है, तो यदि इसको हटा दे तो ए सी और डी, ए सी और डी ऑप्शन नंबर सी में रहने वाला है आपका। 21 में आपका आंसर क्या रह जाएगा? सी आंसर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कथन सतत पोषणीय विकास के संबंध में सत्य हैं? सतत पोषण विकास आपके यदि मैं बात करूं तो 12th में देखने को मिलता है। विकास की संकल्पना गतिशील है, विकास की संकल्पना कैसी है? गतिशील है, बिल्कुल ये बात सही है। संकल्पना क्या है? गतिशील है, विकास कंटिन्यू चलता रहता है। आरंभ में विकास की संकल्पना आर्थिक समृद्धि
की पर्याय है, बिल्कुल प्रारंभ में स्टार्ट होता है। तो विकास की जो संकल्पना है वो आर्थिक समृद्धि की पर्याय है, दोनों एक दूसरे के नाम से जानी जाती है। ब्रटलैंड रिपोर्ट का नाम स्वीडन के प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया, जो विश्व पर्यावरणीय विकास आयोग की अध्यक्ष थी, मतलब ये बात गलत है। और सतत पोषणीय विकास की पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक पक्षों को ध्यान रखता है, ये सही है। तो यानी ए, बी और डी सही है, सी गलत है। यहां से ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर डी 22 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित तेल क्षेत्रों में से कौन सा भारत में 1973 में खोजा गया और 1974 में वहां उत्पादन शुरू हुआ? तो ये मुंबई हाई था भाई, ये बी आंसर यहां से आपका रहने वाला है, 23 में बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? भारत की तुलना में श्रीलंका का HDI सूचकांक अधिक है, ये सही है। ये भी 12th की किताब से हूबहू पूछा गया है। कम HDI वाले देश रक्षा की बजाय सामाजिक क्षेत्रों में अधिक व्यय करते हैं, ना जी, रक्षा में ज्यादा करते हैं, सामाजिक क्षेत्रों में नहीं करते हैं, तो ये गलत हो गया। राजनीतिक संघर्ष और अस्थिरता HDI मूल्यों को कम करते हैं, ये बात भी सही है, यहां पर ये भी सही हो जाएगा। और उसके बाद में राज्य क्षेत्र का आकार और प्रति व्यक्ति आय मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध है ना। कई बार क्या होता है, छोटे जो देश होते हैं उनका विकास भी ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब ये भी गलत है। केवल और केवल ए और सी सही है, ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, यहां पर भी केवल ए और सी रहने वाला है 24 के अंदर आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये भी सीधा का सीधा पूछा गया है, बहुत आसान पूछा गया है, 12th की ज्योग्राफी की किताब से पूछा गया है। प्रतिकर्ष पशु कारक कौन सा है? यानी प्रतिकर्ष का मतलब दूर जाने वाले, पशु चराने वाले लोग दूर कब जाएंगे? दक्ष कार्यबल के लिए, पशुपालक जनजातियां, शांति और स्थायित्व, या प्राकृतिक आपदाएं। तो अपन क्या करते हैं, प्राकृतिक पशु कारक होते हैं, प्रतिकर्ष पुष कारक, सॉरी पशु नहीं पुष कारक है। ये प्रतिकर्ष का मतलब दूर कैसे जाते हैं लोग दूर जाते हैं जब प्राकृतिक आपदाएं आती है। अपकर्ष पुल, यानी लोग क्या करते हैं, अपकर्ष करते हैं लोगों को पास आने के लिए, तो यहां पर क्या करते हैं, अपकर्ष करते हैं शांति और स्थायित्व के कारण। प्रतिभा पलायन, यानी प्रतिभा वाले लोग पलायन क्यों करते हैं, वो वहां जाना चाहते हैं जहां का विकास ज्यादा हो, यानी दक्ष कार्यबल हो जाएगा। और ऋतु प्रवास के अनुसार लोग क्या करते हैं, चारागाहों के जाते हैं, तो पशुपालक जनजातियां। डी में 2 होना चाहिए, अब डी में 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और क्या होना चाहिए, सी में 1 होना चाहिए, सी में 1 इसमें भी है, इसके में भी है। फिर क्या बोल रहा है भाई, ए में 4 होना चाहिए, ए में 4, ऑप्शन नंबर डी यहां पर होता है। सीधा का सीधा ये क्या से पूछा गया है, 12th की ज्योग्राफी की बुक से पूछा गया है। उसके बाद में निम्नलिखित में से किस स्कॉलर ने मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? डॉक्टर महबूब हुल हक ने की थी, पाकिस्तानी ने। ये भी सीधा का सीधा क्वेश्चन ज्योग्राफी की किताब से दूसरे पार्ट से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 की अपन बात करें, निम्नलिखित शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मैंने शासकों के कालक्रम का एक क्वेश्चन करवाया था, इसमें सबसे पहले रावल रतन सिंह जी हुए थे। अपन बात करें किसकी, रावल रतन सिंह जी 1302-3 के पास में हुए थे, इनके समय में चित्तौड़ में पहला साका हुआ था, तो ए सबसे पहले आना चाहिए, 2 ऑप्शन कटे जी। उसके बाद में अपन बात करें महाराणा कुंभा की, तो महाराणा प्रताप की अपन बात करें तो ये 1572 से लेकर अपन बात करें तो 1597 तक के चले जाओ, तो यहां से भी बी 1500 में चला गया। उसके बाद में अपन राणा सांगा की बात करें तो राणा सांगा लगभग 1527 के आसपास की बातें हैं, राणा सांगा ने युद्ध किए थे खानवा के, तो राणा सांगा हो गया। और राणा कुंभा की यदि बात करें तो ये 1433 से 28 की बातें हैं, तो यहां से ऑप्शन नंबर ए डी सी बी, ए डी बी सी, ए डी सी बी, ए डी सी बी, ए डी सी बी, ये ऑप्शन नंबर डी में यहां तक रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित दुर्गों को उनके निर्माण काल के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। गागरोन का किला,
जूनागढ़ का किला, चूरू का किला, सिवाना दुर्ग। यदि किसी और का पता भी नहीं है इस क्वेश्चन में तो यहां से देखो ऑप्शन, यदि अपने को एक चूरू का किला का पता है, चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया था? कुशाल सिंह ने करवाया था, ठाकुर कुशाल सिंह ने। कब करवाया था? अपन बात करें तो 1739 में करवाया था, यानी ये सबसे नवीन होना चाहिए, यानी सी सबसे लास्ट में आना चाहिए। दो ऑप्शनों में सी भाई साहब सबसे लास्ट में नहीं है, तो ये तो कट गए दो, तो ए और बी बचता है यहां से। ए और कौन बचता है? बी बचता है। उसके बाद में यदि अपन बात करें तो सबसे पुराना किला कौन सा है? गागरोन का किला। उसके बाद में ए आ जाएगा। उसके बाद में अपन बात करें तो जूनागढ़ और सिवाना, सिवाना का किला पहले होना चाहिए भाई। यदि सी सबसे लास्ट में आएगा सी, उसके बाद में बी जूनागढ़, हाँ बिल्कुल जूनागढ़, उसके बाद में गागरोन और उसके बाद में सिवाना, सिवाना गागरोन। ऑप्शन नंबर बी, हाँ ऑप्शन नंबर यहां से बी रहने वाला है, सबसे लास्ट में बी, ठीक है ना। डी सबसे पहले, फिर बी, फिर ए सी, है ना। ये तो ऐसे ही नहीं होगा, तो इसका आंसर बी रहने वाला। 34 का आंसर क्या रहने वाला आपका? बी रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 35, एकलिंग जी का मंदिर जगत उदयपुर में, तो यहां से ए में 2 होना चाहिए। ए में 2 किसमें है? ये 2 ऑप्शन तो हट गए। ऐसे करना है, इसको मैंने कहा था पेपर को सुपरफास्ट करना भाई। हर्षद माता आबानेरी दोसा में, यानी बी में 4 होना चाहिए। बी में 4 एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर सी। सचियाय माता की यदि बात करें तो ये कहाँ है? जोधपुर में, किराड़ू, बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 36 की यदि अपन बात करें तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिला करना है। प्रकाश जैन, कमर मेवाड़ी ने लिखी थी काकरोली का संबोधन। हरीश बदानी ने लिखा था, और विजेंद्र। यदि अपन बात करें यहां से तो यहां से क्या मिलेगा भाई? डी में 4 भरतपुर की ओर, और हरीश बदानी बीकानेर की वातायन, और प्रकाश जैन ने लिखा था अजमेर के लिए। ए में 3 होना चाहिए। ए में 3 ये हट गया, ए में 3, और फिर क्या कह रहा है? बी में 2, बी में 2, बी में 2, इन 2 में है, ये हट गया। फिर सी में 1, सी में 1, सी में 1, इसमें ऑप्शन नंबर डी। 36 का आंसर डी, और डी में 4। 36 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी रहने वाला है 36 का। क्वेश्चन नंबर 37, सूची पर्यटक स्थल को जिला से मिलाना। आना सागर झील आप सभी को पता है अजमेर में, माही बांध बांसवाड़ा के अंदर है, मचकुंड धौलपुर में, सीता बाड़ी बाहर होती है। यानी क्या होना चाहिए? 3 के बाद में 1, 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 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो अब यहां तक क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान के सीमावर्ती 5 राज्य, मैंने बार बार कहा था नाम याद कर लेना। उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, पंजाब से बनाता है, गुजरात से बनाता है, हिमाचल प्रदेश से नहीं बनाता, मध्य प्रदेश से बनाता है। यानी डी जिसमें है उसको उठा दो। डी किसमें? इसमें है डी, इसमें है, इसमें है, ये ऑप्शन नंबर बी। 38 का आंसर आपका क्या रहने वाला है? बी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम किस वर्ष स्थापित किया गया? आरएसआरटीसी की स्थापना 1964 में, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय पार्कों को जिलों से मिलाना, केवलादेव गना राष्ट्रीय पार्क भरतपुर में है, नाहरगढ़ जयपुर में है, सरिस्का अलवर में है, और रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क सवाई माधोपुर में। यानी ए के अंदर 3, ए के अंतर्गत 3, ए के अंतर्गत 3, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बी के अंदर 1, बी के अंदर 1, इसमें नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर सी। यानी क्वेश्चन नंबर 40 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम समस्या है क्या? यहां तक मेरे अकॉर्डिंग किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मार्केट ईयर 2024-25 के अनुसार भारत में गेहूं उत्पादक राज्यों में राजस्थान का राज्यवार खरीद में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है भाई, ऑप्शन नंबर सी, 41 में सी। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में राजस्थान निम्नलिखित में से किस खनिज में एकमात्र उत्पादक है? तो अपना वोलेस्टानाइट है, सेनेटाइट है, इनमें पहले स्थान पर है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। सबसे आसान क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी 42 में। 43, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किसमें है? गुरु शिखर सिरोही में है, ऑप्शन नंबर डी सबसे ऊंची चोटी। ये मैंने बताया था, मैराथन क्लास से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य पक्षियों का संवर्ग के रूप में जाना जाता है? केवलादेव गना पक्षी विहार भरतपुर, सबको बताइए। इसका मैं क्या बताऊं? आंसर नंबर 1 गना राष्ट्रीय पक्षी। उसके बाद में चंबल नदी उद्गम कहां से होता है? चंबल नदी का जाना पाओ की पहाड़ियां एमपी से होता है।
बनास नदी खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। बाणगंगा विराटनगर जयपुर से निकलती है। और पार्वती नदी विंध्य श्रृंखला से निकलती है। तो यहां से हो जाएगा ए में 4, ए में 4, ए में 4 इसमें नहीं है। बी में 3, 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 बी में 3 इसमें ऑप्शन नंबर बी में 3। और सी में 1, सी में 1 सही है 45। क्वेश्चन नंबर 46 है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को मार्च 2019 तक के वन क्षेत्रफल के अनुसार उच्च से निम्न में दर्शाइए। अलवर, उदयपुर, बारां, चित्तौड़गढ़, करौली। सबसे ज्यादा वन किसमें थे? उदयपुर जिले में शुरू से ही चल रहे हैं, तो बी सबसे पहले आना चाहिए। बी सबसे पहले नहीं है, हटाओ जी। करौली में सबसे लास्ट में होना चाहिए, करौली ये क्या हुआ? राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को मार्च 2019 तक के वन के क्षेत्रफल के अनुसार उच्च से निम्न में व्यवस्थित करो। अलवर, उदयपुर। ये क्या सिस्टम है भाई? उदयपुर के बाद में अपन बात करें बारां आता है, बारां के बाद में अलवर आता है और फिर चित्तौड़गढ़ आता है, लेकिन करौली बीच में आ गई। करौली। तो फिर बी सी ए ई डी ए मान दो भाई। मैं तो इसका आंसर ए बता रहा हूं क्योंकि इतना पहले तो नहीं आ सकता, इसलिए यही आंसर बता रहा हूं। बाकी ये डाउटेबल है, आप अनुसार देख लेना। इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग ए सही है, बाकी थोड़ा सा मैं कंफ्यूजेबल हूं। उन रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, ये तो मैं बी के डाटा के अनुसार इसको सेट किया है, बाकी आप देख लेना। एक क्रमबद्ध विषय वस्तुगत भूगोल उपागम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने किया था। क्रमबद्ध विषयगत भूगोल की यदि अपन बात करें तो यहां से आपका आंसर क्या रहने वाला है? तो आप कहोगे सर इसका आंसर रहने वाला है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट रहने वाला है। 47 में बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कारकों में से किस पर मृदा निर्माण प्रक्रिया निर्भर नहीं करती? मूल चट्टानों पर, जलवायु पर, प्लेट विवर्तनिकी पर और कालावधि पर। किस पर? मृदा निर्माण प्रक्रिया ना, वो प्लेट विवर्तनिक पे सिद्धांत पर कार्य नहीं करती। मृदा का निर्माण मूल चट्टानों पे करती है, जलवायु पे करती है और कालावधि। अलग अलग प्रकार की जलवायु की मृदा अलग अलग होती है, काल अवधि के अनुसार भी मृदा बदल जाती है। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। निहारिका परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है जो सूर्य की युवा अवस्था से संबंध है। पहला, अच्छा ऑप्शन और भी है क्या? दूसरा है बिग बैंग सिद्धांत का विस्तारितशील ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है, जो 1920 में ओटो स्मिथ द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ना जी भाई, ओटो स्मिथ के द्वारा इसका प्रतिपादन नहीं हुआ था, इसका हुआ था एडविन हब्बल के द्वारा। किसके द्वारा? एडविन हब्बल, यानी ये गलत हो गया। बी है उसको हटा दो, बी इसमें ये हट गया, बी इसमें ये हट गया, ये हट गया और ये बच गया ए सी डी में। ए सही था। सी, आरंभिक ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा का वितरण समान नहीं था और पृथ्वी की पदार्थ संरचना में जो समरूपी नहीं है। ये सारे सही है, मतलब आपको तो एक बीम में पता होना चाहिए कि ओटो स्मिथ ने नहीं किया, तो इस वजह से ये हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए है कि एस भूकंप तरंगे तथा द्वितीय तरंगे केवल ठोस पदार्थों में ही माध्यम में चलते हैं। बिल्कुल सही है, ठोस में चलती है, क्योंकि जैसे ही कोई तरल पदार्थ आता है तो उसमें ये संचालित नहीं होती है। परावर्तन तरंगों को प्रतिक्षेप करता है, जबकि अपवर्तन के कारण तरंगे विभिन्न दिशाओं में चलती है। परावर्तन से तरंगे प्रतिक्षेप होती है, वापस आती है, लेकिन अपवर्तन के कारण ये भी सही है। तो भूकंप तरंगे द्वितीय ठोस माध्यम में चलती है क्योंकि परावर्तन तरंगों को प्रतिक्षेप करता है। ए और कारण सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51, नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर में। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है, बिल्कुल सही बात है। और एशिया में बहुत स्थानों में कम लोग तथा कम स्थानों पर बहुत लोग होते हैं, बिल्कुल ये बात भी सही है। अपने राजस्थान में देख लो, रेगिस्तान का क्षेत्रफल में कम जनसंख्या है, जबकि अपन पूर्वी मैदान की बात करें तो वहां कम क्षेत्रफल में अधिक जनसंख्या। और यही एशिया पे लगती है। इसे कहा जाता है कि 90% जो जनसंख्या वो 10% भाग पर निवास करती है। ये हूबहू जो क्वेश्चन है वो कहां से पूछा गया है? ज्योग्राफी की किताब 12th से पूछा गया है। तो ए सही है, आर सही है, ये इसकी सही व्याख्या भी है, तो ऑप्शन नंबर ए। इसके कारण है क्योंकि यहाँ एशिया में बहुत स्थानों पर तो सही व्याख्या है। भारत में यदि अपन बात करें तो अधिकाधिक ऋतुओं का महीनों से मिलान करें, शीत ऋतु कौन से महीने में आती है? सबको पता है शीत ऋतु दिसंबर के आसपास होती है, तो दिसंबर से अप्रैल तक ले जाए
शीत ऋतु सही है। ग्रीष्म ऋतु कब होती है? अप्रैल से जून जुलाई ग्रीष्म ऋतु ही होती है। ग्रीष्म ऋतु या मानसून के पूर्व का समय सही है। और अपन बात करें तो मानसून और बरसात जून में आ जाती है, अपने 25 जून से राजस्थान में आ जाती है, तो भारत में भी सेम ही बात है। और मानसून के बाद का समय लौटते हुए मानसून होता है अक्टूबर से दिसंबर। यानी 1 2 3 4 सारे सही है, 1 2 3 4 सारे सही है। ऑप्शन नंबर ए, ये मैंने करवाया था मैराथन क्लास में, वहां से पूछ लिया गया। प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच में विविधता के तत्व सामान्य है। पहला क्या है? 53 क्वेश्चन में नीचे 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन ए। प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच में विविधता के तत्व सामान्य है। सामान्य? प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच में विविधता के तत्व सामान्य नहीं है भाई, विशेष है। प्रायद्वीपीय पठार भ्रंश और विभंगों के साथ उत्पन्न और जनता के आवर्ती चरणों से गुजर रहा है। तो यहां से आपका आंसर क्या मिलेगा? ये सही है, आवर्ती चरणों से गुजर रहा है, ये गलत है, यहां सामान्य नहीं है। तो ए गलत, ए गलत, ए सही नहीं है, लेकिन आर सही है। ऑप्शन नंबर डी, आपके 53 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किन पर्वतमाला समूह द्वारा अरब सागर अफवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र को अलग अलग किया जाता है कि यहां से ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जाएगी, ये अरब सागर में? अरावली पर्वतमाला बिल्कुल करती है राजस्थान के, पूर्व से निकलने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, पश्चिम से निकलने वाली नदियां अरब सागर में, ये तो करती है। विंध्यन श्रृंखला है, ये विंध्यन श्रृंखला भी बिल्कुल करती है दोनों की। लघु हिमालय नहीं करता, लघु हिमालय से तो निकलने वाली जो नदियां हैं वो सारी बंगाल की खाड़ी में जाती है, तो ये गलत है। और सह्याद्री भी करती है, जैसे अपन सह्याद्री किसको बोलते हैं? मालाबार तट को, इनको बोलते हैं, ये इधर होती है पश्चिमी तट के आसपास, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ से सॉरी सह्याद्री करती है, यानी सी नहीं आना चाहिए, सी इसमें हटा दो। और कौन है? ए बी डी, ऑप्शन नंबर बी, 54 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 55, विश्व के निम्नलिखित प्रमुख हवाई पतनों को उत्तर से दक्षिण में बताना है। हवाई जहाजों को आपको विश्व के और उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे के क्रम में आपको इसको सेट करना है। तो यहां से यदि अपन बात करें तो यहां से मिल सकता है सबसे पहले बर्लिन, फिर पेरिस, फिर जेनेवा, फिर मैड्रिड, सारे सही सेम ही है। ऑप्शन नंबर ए। 55 में आंसर क्या मिल जाएगा आपका? 55 में आपका आंसर मिल जाएगा ए, यानी ये 52.5 पे स्थित है, ये 48 पे स्थित है, ये 46 पे स्थित है, ये 45-43 पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, उत्तरी अमेरिका की महान झीलों में निम्नलिखित भू आकृतिक विशेषताओं में से किस की उपस्थिति के कारण सामान को छोटे मालवाहक पोतों पर लादना पड़ता है? तो ये शिप्रिकाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर 56 में आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर हो जाएगा 56 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, कथन कारण है, कथन है कि भारत में मानसून प्रत्यावर्तन के महीने अक्टूबर और नवंबर है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। राजस्थान की से बात कर लो, ये तो उत्तर भारत में शीतोष्ण चक्रवात द्वारा सर्द वर्षा में रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभदायक है। बिल्कुल ये बात भी सही है, ए सही है, कारण सही है। और कारण इसकी व्याख्या थोड़ी कर रहा है, ये तो मानसून प्रत्यावर्तन की बात है, ये शरद ऋतु की बात है। तो ये अक्टूबर नवंबर तो मानसून लौटने का टाइम है, और उसके बाद में दिसंबर जनवरी ये किसका है? ये पश्चिमी विक्षोभों का टाइम है। तो ये इसकी सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां करेक्ट रहने वाला है। 57 में आपका बी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से पन्नामा नहर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पन्नामा नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम से प्रशांत महासागर से जोड़ती थी, पहली बात। उसके बाद में ये बात बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन, पन्नामा नहर का निर्माण पन्नामा सिटी और बलबोआ के बीच पन्नामा स्थल संयोजक जल डमरू मध्य किया गया, ये भी सही है। यह नहर लगभग 92 किलोमीटर नहीं है, ये गलत बात है। और पन्नामा नहर लैटिन अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये भी सही है। इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया, ये बात भी गलत है। यानी केवल ए, बी और ई सही है, ए, बी और ई, सॉरी ए, बी और डी सही है, ए, बी और डी सही है। इसका भी आंसर आपका डी रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 59, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। पार साइबेरियन, उसके बाद में पार साइबेरियन कहाँ है? स्टेशन कजान में। भाई ए में 3 होना चाहिए, ए में 3, 2 ऑप्शनों में ये कट गया, ये कट गया।
उसके बाद में पार कैनेडियन की यदि अपन बात करें तो ये है पार कैनेडियन है रेगिना में, यानी ए होना चाहिए बी में, तो ऑप्शन नंबर बी यहीं से हो जाएगा। उसके बाद में सी में 4 हो जाएगा और डी में सेकंड हो जाएगा बुडापेस्ट ओरिएंट एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर अगला है 60वां। नीचे 2 कथन दिए गए, एक कथन ए के रूप में है। कथन ए है कि शोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखीय कटिबंध पर अधिकतम होती है, और कथन आ रहा है भूमध्य कटिबंधीय का प्रबल समन्वय धाराएं कार्यशील है। तो यहाँ शोभ मंडल की मोटाई भूमध्य कटिबंध पर अधिकतम होती है, ये बात भी सही है, और भूमध्य रेखीय कटिबंध पर प्रबल समन्वय धाराएं कार्यशील है, ये भी सही है, और ये इसकी सही व्याख्या भी है। ऑप्शन नंबर ए, कटिबंधों की बात चल रही है तो सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला है सूची पेस्ट को सूची सेकंड से करना है। आधुनिक निर्माण की प्रतिक्रिया और उसकी विशेषताएं क्या है। यदि अपन बात करें उत्पादन की विधियां और यंत्रीकरण, तकनीकी नवाचार और संगठनात्मक ढांचा, तो यदि अपन बात करें यहाँ से तो उत्पादन की विधि क्या है, मानकीकृत सामानों का बहुत बृहत पैमाने पर उत्पादन, ये उत्पादन की विधियों के अंदर विशेषता है। यदि अपन उत्पादन की विशिष्ट विधियां काम में लेते हैं तो मानकीकृत सामानों का बृहत पैमाने पर उत्पादन हो जाएगा। यंत्रीकरण क्या कहलाता है, उपकरणों और स्वचालन का उपयोग होता है। यंत्रीकरण का मतलब नए नए यंत्र आ गए तो उपकरण अपने आप ऑटोमेटिक चलते हैं, तो ये भी सही है। तकनीक का नवाचार, तकनीक में नवाचार से गुणवत्ता नियंत्रण के लिए शोध और विकास होता है। और संगठनात्मक ढांचा है चरम विशेषीकरण और सम का विभाजन, यानी ए में होना चाहिए 2, ए में 2, ए में 2, ये नहीं है, ये नहीं है। बी में होना चाहिए 3, बी में 3, इसमें भी है, इसमें भी है। सी में होना चाहिए 1, सी में 1 इस ऑप्शन में, तो 61 का आंसर आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत के निम्नलिखित नगरों को प्राचीन, मध्यकालीन, ब्रिटिश और स्वतंत्रोत्तर नगरों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वाराणसी बिल्कुल प्राचीन है, वाराणसी में। हैदराबाद मध्यकालीन हुआ था, ब्रिटिश आने से कोलकाता का संचालन हुआ था, और चंडीगढ़ उनके बाद में स्थित शहर है, यानी ABCD इसी क्रम में है, ABCD ऑप्शन नंबर डी में। 62 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 63, नीचे 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन एक के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में लिखित है। बताओ भाई इसका आंसर क्या हो सकता है। अभिकथन ए, पंचम क्रियाकलापों को हीरक, डायमंड, कॉलर पेशा कहा जाता है। कारण आर, पंचम क्रियाकलापों को उच्च कौशल युक्त वरिष्ठ कार्यकारी परामर्शदाता और नीति निर्माण को सम्मिलित किया जाता है। 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट देखना हूं मैं। 1 मिनट 46, 45, या 26 के बाद में 33वां क्वेश्चन आया सीधा है। अच्छा ये क्वेश्चन, ये किसी के पास में पेज हो तो बिल्कुल इन नंबरों पे व्हाट्सअप करना भाई, व्हाट्सअप करना 8239368592, इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना आप। क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 32 तक का। मुझे ऐसे लगा स्पीड कैसे पकड़ लिया पढ़ने क्वेश्चनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, 59, 60, 61 हो गया, 62। क्वेश्चन नंबर 63, पंचम क्रियाकलापों को हीरक, डायमंड, कॉलर पेशा कहा जाता है, पहला कथन दिया है। उसके बाद में पंचम क्रियाकलापों में उच्च कौशल, वरिष्ठ कार्यकारी परामर्शदाता और नीति निर्माता सम्मिलित है। तो यहां से यदि अपन बात करें तो पंचम क्रियाकलापों में हीरक, डायमंड, कॉलर पेशा कहा जाता है, सही है। पंचम क्रियाकलापों में उच्च कौशल युक्त वरिष्ठ कार्यकारी परामर्शदाता और नीति निर्माता सम्मिलित है। कथन और कारण दोनों सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी भारतीय राज्यों में खरीफ की फसल नहीं है। सबसे आसान है, सरसों रबी की फसल है, ऑप्शन नंबर ए। चावल, कपास और मक्का किसकी है, तो ये खरीफ की फसल है। क्वेश्चन नंबर 65, नीचे 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन एक के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। नदी घाटियां विश्व की सबसे सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, हाँ बिल्कुल, जहां नदी घाटियां का है वहां जनसंख्या ज्यादा निवास करती।
आरामदायक जलवायु क्षेत्र जहां मौसम परिवर्तन अधिक नहीं होता, अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। आरामदायक जलवायु क्षेत्र होते हैं वहां मौसम परिवर्तन अधिक नहीं होता है, तो वहां लोग क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। जहां पर प्राकृतिक आपदाएं होती है वहां से प्रतिकर्ष होते हैं। तो ये कथन भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं करता, क्योंकि यहाँ नदी घाटियों में सघन जनसंख्या निवास करती है, तो ये इसका व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, नगरीय मलिन बस्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नगरीय मलिन बस्तियों में खराब सफाई दशाएं और खुले में शौच स्थितियां पाई जाती है। अनियोजित संकरी गलियां एक सामान्य विशेषता है। भारत में नगरीय केंद्र समरूपी और अभिकृतित है और मलिन बस्ती निवासियों की स्वच्छ पेयजल तक पहुंच होती है। तो यहां से यदि अपन बात करें तो नगरीय मलिन बस्तियों खराब सफाई दशाएं और खुले में शौच स्थितियां पाई जाती है। नगरीय मलिन बस्तियों में खराब सफाई दशाएं होती है और खुले में शौच की स्थितियां पाई जाती है। और अनियोजित संकरी गलियां एक सामान्य विशेषता है, ये जरूर होते हैं वहां। भारत में नगरीय केंद्र समरूपी और अविभेदीकृत है। भारत में नगरीय केंद्र समरूपी और अविभेदीकृत है, ये बात भी सही है। मलिन बस्ती निवासियों की स्वच्छ पेयजल तक पहुंच होती है। मलिन बस्ती, ये गलत बात है। अच्छा, नगरीय मलिन बस्तियों के संबंध में सत्य पूछा है, तो ये भी गलत हो गया भाई। तो यहां से सफाई दशाएं पाई जाती है, शौच स्थितियां पाई जाती है, खराब सफाई दशाएं पाई जाती है, हाँ। खुले में शौच स्थितियां पाई जाती है, ये भी सही है। यानी यहाँ केवल ए और बी, इसमें डी, हालांकि मैं डी बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा डाउटेबल हूं इस क्वेश्चन में। यहां से अर्बन की बात है, ठीक है, रूरल की नहीं है, अर्बन की है। तो ए और बी। क्वेश्चन नंबर 67, नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए है, पल्ली बस्ती भौतिक रूप में एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बटी होती है, किंतु उन सबका एक नाम रहता है, पल्ली बस्ती। हाँ जी, पल्ली बस्ती अक्सर मध्य गंगा मैदान और हिमालय की निचली घाटियों में पाई जाती है। तो यहाँ पर यदि अपन बात करें तो ये भी सही है, उनका एक नाम होता है। पल्ली बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बटी होती है और पल्ली बस्तियां अक्सर मध्य गंगा हिमालय की घाटियों में पाई जाती है। लेकिन इसका कारण नहीं है, पल्ली बस्ती क्यों की लगा के देखो, यहाँ आंसर नहीं बैठ रहा है, तो ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, दोनों सही है लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं कर रहा। भारत में निम्नलिखित समुद्री पत्थरों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे दक्षिण से उत्तर में चलना है, तो इनमें से सबसे दक्षिण में कौन है? तो आप सबको और कुछ पता नहीं, तो आपको पता है कि विशाखापट्टनम सबसे दक्षिण में, तो ए सबसे पहले आना चाहिए, 2 से हट गया। और कोलकाता और पारादीप और हल्दिया में से कोलकाता सबसे दक्षिण में है, तो यहाँ से लास्ट में आना चाहिए डी। तो इसमें ए बी सी डी ये क्रम से ही सेट है, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 69, नगरीय धूमकोवा वायुमंडलीय प्रदूषण का परिणाम है। बिल्कुल, धूम्रकोवा होता है वो वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण ही होता है, जैसे अपन साधन वगैरह वहां लेके जाते हैं, तो ये सही है। दिल्ली में अपन बात करें, जल प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा का कारण जल प्रदूषण ही है, ये बात भी सही है। लेकिन क्योंकि धूम्रकोवा वायुमंडलीय प्रदूषण का परिणाम है, दोनों सही है। जल प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है, ये भी सही है। लेकिन कथन ए कारण की व्याख्या नहीं कर रहा, तो इसका आंसर भी बी यहां से माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, सूची पेस्ट को सूची अंतर्वेदी मैग्मा पिंड और उसकी क्या विशेषता है? तो यहां से यदि अपन बात करें तो बेथोलिथ क्या होता है? मैग्मा पदार्थ छोटा से तेज जमाव नहीं होता। मैग्मा पदार्थ का बड़ा पिंड जो अधिक गहराई पर वृत्त गुंबद के रूप में विकसित होता है, ये बेलोथित कहलाता है, यानी ए में सेकंड होना चाहिए। ए में सेकंड, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हटाओ। अगला है सील क्या हो, सॉरी लेफोलिथ क्या होता है? लेफोलिथ होता है तस्त्री नुमा जमाव, लेफोलिथ कहलाता है बी, यानी सेकंड में बी, ऑप्शन नंबर बी। 70 में आपका आंसर क्या माना जाएगा? 70 में आपका आंसर माना जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21, कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों को न्यूनतम शुष्क से अधिकतम शुष्क की ओर जाना है। तो अपने राजस्थान में यदि बात करें तो BW ऐसे राजस्थान है, यहाँ BWHW होता है, फिर BSHW होता है, यानी सबसे अधिकतम शुष्क में जाना तो BWH, डी सबसे लास्ट में आना चाहिए और उससे पहले सी,
डी सबसे लास्ट में यहां से हट गया, यहां से हट गया, तो इन दो में हो गया सी और डी। फिर ए एफ और ए एम में अपने को न्यूनतम सूचक से जाना है। न्यूनतम सूचक से यदि अपन जाएंगे तो सबसे पहले अपने को क्या मिलेगा, सबसे पहले अपने को ए एम मिलेगा और फिर मिलेगा ए एफ, यानी बी ए सी डी। 71 में आपका आंसर हो जाएगा बी। 71 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, वायुमंडल दाब के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। पवनें उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है, बिल्कुल उच्च दाब से पवन निम्न दाब की ओर आती है, क्योंकि अपन गर्मियों में देखें तो रेगिस्तान के अंदर निम्न वायुदाब हो जाता है, तापमान उच्च होने के कारण वायुदाब क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है, तो पवनें उच्च दाब से। निम्न वायुदाब मंडल की ऊंचाई में प्रत्येक 25 किलोमीटर की वृद्धि करने पर 10 मीटर की वृद्धि करने पर 1 मिलीदाब कम हो जाता है, तो ये गलत हो गया, सी गलत हो कर दो भाई, सी को गलत कर दो। फिर ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता बल की तुलना में क्षैतिजीय दाब प्रवणता बल अधिक बड़ा होता है ना, ऊर्ध्वाधर की नहीं, क्षैतिज की तुलना में ऊर्ध्वाधर अधिक बड़ा होता है, तो यहां से ये भी गलत, तो ए और बी केवल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां से आपका करेक्ट है। 72 में डी। क्वेश्चन नंबर 73 है, सूची पेस्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। ये तो मैथ्स के हिसाब से भी कर सकते हो आप, क्या है, रेखा वगैरह है। एक मिनट, स्टूडियो में मक्खी आ चुकी है। यह आपका एक मैथ का क्वेश्चन, ग्राफ और वो किसको प्रदर्शित करता है, रेखा किसको करती है, और ये आपने ज्योग्राफी में खूब बनाए होंगे। तो पाई किसी को और भी नहीं पता, तो पाई का पता है कि पाई ऐसा एक वृत्त होता है। पाई क्या होता है, एक वृत्त होता है, तो मूल्यों के वृत्त का प्रयोग करता है, यानी सी में सेकंड किसमें है रे, सी में सेकंड, सी में फर्स्ट, सी में सेकंड, सी में फोर्थ, सी में सेकंड, एक में याल, बहुत आसान ऐसे हो जाते हैं कई बार। और फिर इनमें टाइम नहीं लेना कि आपको सबको मिलाना है, जो आपको अच्छे से आता ना उसको मिला लिया करो, जो अच्छे से आता है वहां अपने को ज्ञान नहीं दिखाना होता है, यही बात वो भी ध्यान रखे भाई। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़ी संख्या में काले और लाल मिट्टी के, और साइंस वाले तो विशेष ध्यान रखना, पेपर को स्पीडली करते हुए जाना है आपको। बागोर, आहड़, गिलोंड या आहड़ में पाए जाते हैं काले और लाल मिट्टी के मृत बांड, जिनको गोरे और कोट कहा जाता है। राणा सांगा किस वंश के शासक थे, तो गुहिल वंश के थे। राणा सांगा कौन से शासक के थे, गुहिल वंश के थे, तो यहां पर डी हो जाएगा। लोक देवताओं को नागराज या मुस्लिमों का गोगा पीर कहा जाता है, लोक देवता गोगाजी राठौड़ को नागराज या गोगा पीर कहा गया था। निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई, तो 28 मई से हुई थी, नसीराबाद से, ऑप्शन नंबर डी यहां भी करेक्ट है। सूची पेस्ट को सूची सेकंड से मिलान करो। गौरी देवी क्या है, तो गौरी देवी एक मांड गायिका, ये लो जी, ए में 3 होना चाहिए, ए में 3, 2 में नहीं है, हटाओ। उसके बाद में कोमल कोठारी लोक संस्कृति के प्रवर्तक माने जाते हैं, और कर्पूर चंद्र कुलिस पत्रकारिता में मैं देखता चला गया लिखा था, और कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के जादूगर। यदि नीली मिट्टी समझ में नहीं आई होती ना तो इधर पढ़ लेता ना, ब्लू पोट्री, ये लो, यानी आपका कृपाल सिंह शेखावत सी में 4 होना चाहिए, सी में 4 किसमें, सी में 4 इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले में मीनाकारी पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना, मीनाकारी के कुदरत सिंह। श्रीलाल जोशी का संबंध कहां से है, तो फड़ शाहपुरा से, फड़ चित्रकार है श्रीलाल जोशी, फड़ शाहपुरा की प्रसिद्ध है। और फड़ क्या होती है, तो आप कहोगे सर फड़ कहाँ की होती है, तो शाहपुरा में फड़, और फड़ कहाँ से, सॉरी, फड़ का मतलब होता है कि कपड़े के ऊपर चित्रांकन। पान्ने क्या होते हैं, पान्ने होते हैं कागज के ऊपर लोक देवता के चित्र। मांडने कहाँ होते हैं, जो अपन आंगन में बनाते हैं ना पांडु से, वो होते हैं। और सांझी गोबर से बनाई जाती है, वहां पर दीवारों के ऊपर बनाई जाती है। और यहाँ से गढ़बीटली दुर्ग किसको कहा जाता है, गढ़बीटली दुर्ग कहा जाता है तारागढ़ अजमेर को। नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। और एक जैसे 9 महल भी इसी में मिले हैं, एक जैसे 9 में। मेहरान का जोधपुर में, सिवाना किला बाड़मेर में, और सुवर्ण दुर्ग जालोर में। सुवर्ण कहाँ पर है, जालोर के अंदर है। और स्वर्ण दुर्ग कहाँ है, तो आप कहोगे स्वर्ण जैसलमेर के अंदर है, किसमें है, जैसलमेर के अंदर आपका स्वर्ण है। ये क्वेश्चन कल वाले मैराथन से हूबहू पूछा गया है। निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम में व्यवस्थित करो। खानवा का युद्ध, खातौली का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध और सारंगपुर का। यदि पानीपत का युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था, पानीपत का युद्ध सबसे पहले, पानीपत का प्रथम, सॉरी वो तो तराइन का था, पानीपत का प्रथम युद्ध है, या सारंगपुर का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, तो सबसे पहले सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था। और सबसे अंत में हल्दीघाटी का। 2 ऑप्शन, यानी ये तो एलिमिनेट हो गए।
सबसे पहले सब में आया क्या डी? अच्छा, सारंगपुर ई और डी तो सब में आया है। उसके बाद में खातौली के बाद में खानवा लड़ाया गया था, यानी बी के बाद में ए आना चाहिए। बी के बाद में इसमें नहीं है, बी के बाद में इसमें है, इसमें नहीं है, दो हट गए। उसके बाद में आपका पानीपत का युद्ध आ जाता है और खानवा का युद्ध के बीच में पानीपत कहां से आएगा? तो यहां से हो गया बी आंसर। 81 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82। आप अगले थोड़े से युद्धों का क्रम ध्यान रख के जाना, अगले साइंस वाले को जिनकी एग्जाम है। क्वेश्चन नंबर 82। विवाह पूर्व दुल्हन और दूल्हे के विवाह की प्रेम आकांक्षा के रूप में बना बनी गीतों में परिलक्षित होते हैं। बिल्कुल, बना और बनी के गीत में यही दिखाया जाता है कि एक बनी है, यानी जिस दुल्हन का विवाह होना है वो वेट कर रही है एक दुल्हा का, तो इसमें यह पूछा जाता है। विवाह से पूर्व दूल्हे के रिश्तेदारों को द्वारा आमंत्रित किया जाता है तथा लौटते समय बिंदोला या बिंदोली से संबंधित गीत गाया जाता है। दूल्हे के रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है। विवाह से पूर्व दूल्हे के जो रिश्तेदार होते हैं वो क्या करते हैं? आमंत्रित करते हैं। और दुल्हन के परिवार की महिलाओं द्वारा जनवास की जगह देखने कि जाने के जल्ला गीतों को उल्लेख होता है। बिल्कुल, यानी जहां बारात का डेरा स्थित होता है, जहां बारात को रोकी जाती है, वहां पर जब दूल्हा पहुंच जाता है उसे देखने के लिए महिलाएं जाती है, तो वो क्या होती है? दुल्हन के परिवार की, तो उसको जल्ला गीत कहते हैं। किसी बालक की मृत्यु के ऊपर गाए जाने वाले गीत जच्चा जन्म पे गाए जाते हैं। मृत्यु के ऊपर जो गीत गाए जाते हैं उनको छेड़ा कहा जाता है। छेड़ा, मृत्यु के ऊपर क्या कहा जाता है? छेड़ा या छिड़ा। तो ये गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, यानी ए, बी और सी सही है। ए, बी और सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83। सही कथन का चयन कीजिए। वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में अवस्थित बिजोलिया मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। वर्तमान में बिजोलिया भीलवाड़ा में, ये 100% बात सही है। ध्यान रखना, यहां पर ये यदि मैं बात करूं, बिजोलिया आंदोलन 3 चरणों में हुआ था, जिसमें पहला चरण की अपन बात करें तो पहला चरण 1897 से 1915 तक, ये बात सही है। दूसरा 1916 से अपन बात करें तो 1923 तक, और चौथा 1923 से बात करें तो 1941 तक। ध्यान रखना, तो ये गलत क्वेश्चन भी सही है। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी का गठन किया था। साधु सीताराम दास ने नहीं किया था, वो किया था विजय सिंह पति ने, ये गलत हो जाएगा। और 1894 में राव गोविंद दास के निधन के पश्चात मातहंतों और किसानों की क्रूरता थी जो बिजोलिया किसान आंदोलन के रूप में परिणित हुई। किसानों में कटुता थी, बिल्कुल ये बात सही है। 94 में जो गोविंद दास था, धाकड़ जाति के लोग, उसकी निधन हुआ था, तो ये भी सही है। ए, बी और डी सही है। ए, बी और डी सही है। ए, बी और डी सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन का चयन कीजिए। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह, उदयपुर के महाराणा कौन थे भाई? फतेह सिंह थे। गोपनीय रीति में असहयोग आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते थे। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह गोपनीय रीति से असहयोग आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते थे, ये बात बिल्कुल सही है। टोंक राज्य ने लोगों ने बैठक आयोजित करके कांग्रेस के प्रति पूर्ण सहानुभूति अभिव्यक्त की तथा असहयोग आंदोलन को अनुमोदित किया, बिल्कुल ये बात भी सही है। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में हुई थी। राजस्थान में राजस्थान सेवा समिति स्थापित किया गया था ना, राजस्थान में थोड़ी किया गया था। 1919 में राजस्थान सेवा संघ वर्धा में किया था, वर्धा महाराष्ट्र में, गलत। बीकानेर में राजनीतिक जनजागरण अपेक्षाकृत रूप से जल्दी या शीघ्रता से हुआ था, नहीं हुआ था, जल्दी या शीघ्रता से नहीं हुआ था, लेट हुआ था। अच्छा, राजनीतिक जनजागरण अपेक्षाकृत रूप से जल्दी हुआ था, बिल्कुल 1936 में ही प्रारंभ हो गया था, तो यहीं से शुरू हुआ था। तो यदि अपन बात करें तो ए, बी और डी, ए, बी और डी, ए, बी और डी, ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन, राजस्थान में नहीं वर्धा में हुई थी ये स्टेटमेंट, और मैंने करवाया भी है, ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट गलत है। राजस्थान के किस खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश के पश्चात भारत का दूसरा सबसे उत्पादक राज्य है? मध्य प्रदेश के बाद तांबा का उत्पादन राज्य है राजस्थान, डी। हाड़ौती के पठार को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन मैंने मैराथन ज्योग्राफी में करवाया था कि दक्षिणी पूर्वी जो पठार है अपना, उसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती, कोटा बूंदी बारह जाला। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। पचपदरा झील बाड़मेर में, सिलीसेड अलवर में, कायलाना झील जोधपुर में, लूणकरणसर बीकानेर में। मिला दो भाई, 4 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 4 3 2 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88, बिसलपुर परियोजना बनास नदी पर टोंक में, ए में ए 2,
ए में 2। सिद्धमुख नहर परियोजना रवि और व्यास नदियों पे, मेजा बांध कोठारी नदी पर, पातना बांध गंभीरी नदी पर। ये लो जी मिला दो, 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए 88 में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। अब मेजा बांध कोठारी नदी पर, कोठारी नदी पर है, ध्यान रखना कहाँ है, अगले में पूछ सकता है, तो भीलवाड़ा में। कहाँ है, भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरती और भैंस की नस्ल, सूरती क्या है, सूरती भैंस है, सूरती तो भैंस है, मैं जानता हूं। मगरा, मगरा भेड़ है, चोकला मगरा भेड़ है। लोही मारवाड़ी बकरी, बार बार लुहार का सिर कहावत है, तो मारवाड़ी लोही बकरी है। और कच्ची ऊंट है। यानी यदि अपन बात करें तो 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 89 में बी। 90, अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित विशेषताओं में विचार करें। अरावली पर्वतमाला, इन पहाड़ियों की कुल लंबाई 700 किलोमीटर, ना जी 692 किलोमीटर। यह पहाड़ी विश्व की सबसे पुरातन वलित पर्वतमाला में मानी जाती है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा लगभग 700 है था, लगभग 700 सही है, लगभग दिया है। यहाँ पहाड़ी राज्यों में दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर है, ये सही है। अरावली पहाड़ियां गुजरात के मैदान से उत्तर प्रदेश तक है, ना जी दिल्ली की रायसेना की पहाड़ी तक है, तो ऑप्शन नंबर अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर सिरोही में, ये भी सही है। मतलब डी नहीं आना चाहिए, डी जिसमें उसको हटा दो, इसमें है डी, इसमें है, इसमें ए बी सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 90 में क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 91, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के कारणों पर विचार कीजिए। बढ़ती हुई जनसंख्या, मृदा का अपरदन, अतिचारण, निर्वनीकरण, और यानी डिफोरेस्ट्राइजेशन। अच्छा, और बालू टिब्बों का स्त्रीकरण, स्त्रीकरण थोड़ी, अच्छा मरुस्थलीकरण, बढ़ती जनसंख्या के कारण मरुस्थल फैल रहा है, बढ़ रहा है, मृदा के अपरदन के कारण हो ही रहा है, अतिचारण पशु अतिचारण के कारण होता है, यदि अपन वनों को काटते हैं तो मरुस्थल होता है। बालू टिब्बों का स्त्रीकरण नहीं, बालू टिब यदि स्थिर है तो मरुस्थल नहीं बढ़ता, वो क्या है, अस्थिर होते हैं, गतिशील होते हैं, तो ई हटा दो, ई इसमें है, ई इसमें, इसमें, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, पृथ्वी की निम्नलिखित परतों में से निम्न में से कौन सी तरल अवस्था में पाई जाती है। ऊपरी भूपर्पटी, निम्न मेटल, आंतरिक क्रोड या बाह्य क्रोड, कौन सा पाया जाता है, तो यहां पर बाह्य क्रोड होता है, वो तरल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। एक तरफ कोई सिद्धांत है, दूसरी तरफ उसके विद्वान का नाम है। सागर तल प्रसारण का सिद्धांत, सागर तल प्रसारण का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था हेनरी हेस ने, हेनरी हेस ने, यानी ए में 3, ए में 3 एक ही ऑप्शन में, लो ए में 3, यानी ए ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाता है। महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर ने दिया था, सबको पता है। यदि बीम में 4 तो सब में दे दिया बेचारे ने। और समवन धारा का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, वो दिया था ऑर्थर थॉमसन ने। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत मैकनीज, पार्कर और मॉर्गन ने दिया था। तो ये सिद्धांतों के प्रवर्तक पूछ लिए गए हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित महासागरों और महाद्वीपों के वितरण के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। अब्राहम ओर्टेलियस ने सर्वप्रथम 2 अमेरिकाओं, यूरोप और अफ्रीका के किसी समय एक साथ संयुक्त होने की संभावना व्यक्त की थी। 1964 में अटलांटिक तटों के सर्वोत्तम साम्य स्थापित करने के लिए कंप्यूटर आधारित मानचित्र तैयार किया गया था। अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के तटों पर आरंभिक समुद्री निक्षेप कैम्ब्रियन युग के हैं, और टीलाइट एक अवसादी चट्टान है जो वायु निक्षेपण से निर्मित होती है। तो यदि अपन बात करें तो यहां से अब्राहम ओर्टेलियस ने सर्वप्रथम 2 अमेरिकी, यूरोपों और अफ्रीका के किसी समय एक साथ संयुक्त होने की संभावना व्यक्त की थी। ये बात 100% सही है। उसके बाद में यदि अपन बात करें तो 1964 में अटलांटिक तटों में सर्वोत्तम साम्य स्थापित करने के लिए कंप्यूटर आधारित मानचित्र तैयार किया गया था। तो यदि इसकी बात करें तो ये कथन भी क्या है आपका, सही है। अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के तटों पर आरंभिक समुद्री निक्षेप कैम्ब्रियन युग के हैं, ये बात गलत है। और टीलाइट एक अवसादी चट्टान है जो वायु निक्षेपण से निर्मित होती है, ये बात भी गलत है। तो इसका आंसर केवल सी हो जाएगा, ए और बी इसमें सही है। 94 में सी आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सी बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रिया नहीं है। बृहदशरण, निक्षेपण, अपरदन, पटल विरूपण। ये तो दूर से दिखाई दे रहा है, मास वेस्टिंग है, इरोसिएशन है, अपरदन होता है, निक्षेपण होता है, बृहदशरण होता है, पटल विरूपण नहीं है। तो इसका आंसर बी, 95 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 96, भू आकृति को सुमेलित करना, निम्नीकरण क्या है, तल्लोच क्या है, बृहदशरण क्या है और
अवसर्पण क्या है? तो यदि मैं बात करूं तो निम्नीकरण होता है उच्चावच लक्षणों का अपक्षय क्या कहलाता है? निम्नीकरण कहलाता है। तल्लोच क्या कहलाता है? द्रोणियों और गड्ढों से भरा जाना क्या कहलाता है? तुल्लोचन कहा जाता है। बृहदशरण क्या होता है? बृहदशरण गुरुत्व के कारण ढाल से नीचे की ओर सेल टुकड़ों का संचालन होता है। और अवर्षपरण क्या कहलाता है? क्या हुआ, कुछ मिस्टेक हो गया क्या? डी में एक, सॉरी, एक मिनट वापस देखना इसको। निम्नीकरण क्या कहलाता है? तो निम्नीकरण यहां पर कहलाता आपका उच्चावच लक्षणों का अपक्षेपण, ये सही है। तल्लोचन क्या कहलाता है? कि द्रोणियों खड्डों का भरा हुआ, ये सही है। बृहदशरण होता है पस अपवर्तन के कारण सेल या मलबे की एक अथवा कई इकाइयों का पिसलना कहलाता है बहुधशरण। और अवसर्पण कहलाता है गुरुत्व के ढाल से यानी स्लम्प होता है, वो होता है। तो यहां से 2 3 4 1 2 3 ना 1 है, 2 4 है, 2 3 1, ये भी गलत, 2 3 4 1, डी करेक्ट आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर 97, नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन एक के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण में। महासागरों की तलियां विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला और सबसे गहरी इकाइयों और सबसे बड़े मैदानों के साथ उबड़ खाबड़ होती है। ठीक है जी। उसके बाद में कारण आर दिया है कि विवर्तनिक ज्वालामुखी एवं निक्षेपण कारक महासागरीय तलियों पर सक्रिय रहता है। तो तलियों की विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला सबसे गहरी इकाइयों और सबसे बड़े मैदानों के साथ उबड़ खाबड़ होती है, ये बात सही है। और विवर्तनिक ज्वालामुखी और निक्षेपण कारक महासागरीय तलियों पर सक्रिय है, इसके कारण ये होता है क्योंकि लगा के, यदि अपना लेकिन लगा के देखेंगे तो इसका आंसर सही होगा। तो ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी है। आर ए की सही व्याख्या है। अच्छा, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कभी कथन एक के रूप में महाद्वीपीय भगन तट महासागरीय अधश तल क्षेत्र में 4 प्रमुख भागों से सबसे उथला है। महाद्वीपीय भगन तट महासागरीय अधश तल के 4 प्रमुख भागों से सबसे उथला हुआ है, पहली बात ये। तो बिल्कुल ये बात तो क्या है, सही है। महाद्वीपीय भगन तट बहिर्जात प्रक्रमों द्वारा लाए गए अवसादों के समान मोटाई से ढके हुए है, नहीं, ये बात गलत है। तो केवल ए सही है और आर सही नहीं है। तो 98 में सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्न अटलांटिक महासागर की निम्नलिखित धाराओं को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना। उत्तर से दक्षिण में अटलांटिक में कौन होती है? लेब्राडोर धारा पहले होती है, सही है उत्तर में। फिर केंद्रीय धारा 2, विश्वतीय प्रतिधारा और ब्राजील धारा। ए बी डी सी, ए बी डी सी, ऑप्शन नंबर ए। 99 में आपका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 100, अभिकथन ए महासागरीय परिसंचरण के एक स्थान से पेटी से दूसरी में उष्मा को स्थानांतरित करता है। ठीक है, बिल्कुल करता है, सही है। महासागरों के पूर्वी भागों में गर्म जल धाराएं प्रवाहित होती है तथा महासागरों के पश्चिम भागों में ठंडी जल धाराएं प्रवाहित होती है, बिल्कुल इस कारण से होती है, दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित जल परिवहन मार्गों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। योकोहामा से वैंकूवर, सिडनी से ओकलैंड, मेलबोर्न से मोंटेविडियो, शंघाई से होनोलुलु और सिंगापुर से पनामा। तो यहाँ से यदि अपन बात करेंगे तो अपने को देखने को मिलेगी सबसे पहले योकोहामा, उसके बाद में शंघाई से होनोलुलु, उसके बाद में सिंगापुर से पनामा, फिर सिडनी से ओकलैंड, यानी सबसे पहले ए मिलेगी। ए के बाद में अपन यदि बात करें तो अपने को डी मिल जाएगी, ए डी, उसके बाद में ई मिल जाएगी, उसके बाद में बी, उसके बाद में सी, ए डी ई बी सी, ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 102, ट्रांस साइबेरियाई तेल से संपर्क लिंक को देश और अवस्थिति बताना कि ओडेसा किसमें है, बाकू किसमें है, मुगदेन किसमें और ताशकंद किसमें है। आपने नाम तो सुना होगा कि ताशकंद समझौता हुआ था, तो उस हिसाब से देख लो। 102 के अंदर अपन बात करें तो ताशकंद डी में 2, उज्बेकिस्तान में है, डी में 2, डी में 2, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हटा दो। फिर उसके बाद में अपन बात करें ओडेसा, कौन सी बात करेंगे? ओडेसा। ओडेसा की यदि बात करें तो कैस्पियन तट, ए में 3, ए में 3, सॉरी ए में 1, यूक्रेन होगा ना ओडेसा, ओडेसा क्या होगा? ए होगा, ए में 1 यूक्रेन, ओडेसा यूक्रेन, ए में 1, ए में 1, ये नहीं है,
ए में 1, इसका भी 102 में भी ए। ये सीधा का सीधा ज्योग्राफी भूगोल की किताब से 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को दोनों को अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी। भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र तट में कितने, जो 11वीं क्लास भूगोल है उसका जो पहला पार्ट है उसके पहले पेज में एक बॉक्स बना के लिख रखा है, उसमें आंसर दे रखा है इसका 12 सामुद्रिक मील। सीधा सीधा आंसर है भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र जो तट में से कितने समुद्री मील है, वहां पर समुद्री मील की वो बता भी रखा है सब कुछ। अगला क्वेश्चन है, ये भी उसी पार्ट में है, शायद पहले में है, भारत और पाक, हाँ पहले में ही। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होता है, बिल्कुल ये बात सही है। श्रीलंका दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है, ना ये बात गलत है। तो केवल ए सही है, ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहां करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 105 में आपका सी। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित अपवाह तंत्रियों में से कौन सा घटित होता है जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी एक झील या गर्त में विसर्जित होती है? तो विकेंद्रीय होता है ये। तो ऑप्शन नंबर सी ज्योग्राफी की किताब से सीधा। क्वेश्चन नंबर 107 कि पौधे का भाग और उसकी क्या उपयोगिता है? वृक्ष की साल, यदि आपने पढ़ रखा है कुन्नेन को, कुन्नेन ऑप्शन में भी दे रखा है। वृक्ष की साल का उपयोग है कुन्नेन और कोर्क के जो टेबलेट होते हैं ना, कोर्क में किया जाता है, कुन्नेन की दवा बनाई जाती है। तो ए में 2 होना चाहिए, ए में 2, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, कट गए। पत्तियां क्या काम आती है? पत्तियां भोजन और तेल बनाने में काम में आ सकती है ना। दृढ़ फल और नट होते हैं, उनसे भोजन और तेल बनाया जाता है। तो सी में 4, सी में 4, सी में 4 किसमें? एक में ही है। और बी में 3, बी में 3 पत्तियां क्या है? औषधि और प्रसाधन का सामान, और वृक्ष का तना रबड़, और सही है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर रबड़। क्वेश्चन नंबर 108, पृथ्वी की उष्मा बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? प्रवेशी और विकिरण और बहिर्वाही पार्थिव विकिरण के मध्य संतुलन होता है। कुल 100 सूर्य ताप इकाइयों में से लगभग 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। अक्षांशीय शुद्ध विकिरण संतुलन ध्रुवीय प्रदेश में अधिशेष होता है, और पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में भी जाना जाता है। तो यहां से आपका आंसर देखने को क्या मिलेगा भाई? यहां से पहला प्रवेशी सौर विकिरण और बहिर्वाही पार्थिव विकिरण के मध्य संतुलन होता है, ये बात बिल्कुल सही है। कुल 100 इकाइयों में से 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है, ये सही है। अक्षांश से शुद्ध विकिरण संतुलन ध्रुवीय प्रदेश में अधिशेष नहीं होता, ये बात गलत है। और पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही है। यानी ए, बी और डी सही है। ए, बी और डी सही कौन से में है? क्वेश्चन नंबर बी। 108 का आपका आंसर बी माना जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है, ITCZ वो मध्य प्रदेश में चालन करते हैं, तो ए में 3 होना चाहिए। ए में 3 किस में? ए में 3 एक ही ऑप्शन में, ये लो आंसर हो गया। ऐसे करके बढ़ना होता है कई बार। क्वेश्चन नंबर बाकी आप बता देता हूं। यदि हेडली सेल ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, और फेरल सेल की यदि बात करें अपन, ये चक्रवात होते हैं। फेरल सेल एक निम्न वायुदाब केंद्र से चक्रदिश शीतोष्ण प्रदेश में होता है। शीतोष्ण में होता है, अपने होता है ना। नीचे 2 दिए गए, एक अभिकथन एक के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। ओस तब बनती है जब घास की पत्तियों और पेड़ों की पत्तियों जैसी ठंड सतहों पर जल की बूंदें निक्षेपित हो जाती है, ओस बनती है, सही बात है। ओस निर्माण में ओसांग बिंदु सदैव हिमांक बिंदु से नीचे होता है। ओसांग बिंदु सदैव हिमांक बिंदु से नीचे होता है, तब बनती है। बताओ भाई क्या बनता है? तब नहीं बनता, बिंदु से नीचे नहीं होता, ऊपर होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये भी गलत, तो केवल ए सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्किमो उत्तर, ये कौन से नंबर का? 111 के नंबर का क्वेश्चन। एस्किमो उत्तरी अमेरिका से उत्तरी हिस्से में पाए जाते हैं। एस्किमो स्थानांतरण कृषि करते हैं। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। बुशमैन बागानी कृषि करते हैं। ना, बागानी कृषि नहीं करते, ये तो चरवाहा होते हैं, घूमते फिरते हैं, शिकारी होते हैं। क्या होते हैं? शिकारी होते हैं। तो ये गलत है, बस इसको हटाओ। इसको हटाओगे तो क्या बचेगा? इसमें सी नहीं आना, सॉरी डी नहीं आना चाहिए। डी इसमें है, डी इसमें। 2 का तो खेल खत्म, 2 का तो खेल खत्म हो चुका आपका यहां से। अब बचा कौन सा? एस्किमो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी हिस्से में पाए जाते हैं, सही बात है। एस्किमो स्थानांतरण कृषि करते हैं, सही है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, ये भी सही है। अफ्रीका के कालाहारी में पाई जाती बुशमैन जनजाति। निम्नलिखित नियोजन कार्यक्रमों को उनके प्रारंभ से वर्षों के अंत में कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। कृषि जलवायु नियोजन, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रवर्ती सूखा
74वीं क्षेत्र में आया था। और पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, गहन कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1964-65 में आ गया था। और पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करें तो ये 1998 के बाद आया था। कृषि जलवायु, तो सबसे पहले डी होना चाहिए, सबसे पहले डी, और उसके बाद में कृषि जलवायु नियोजन DABC होगा, DBC। गहन कृषि 1964-65 सही है। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये 1974 क्षेत्र में सही है। उसके बाद में आपको कौन सा पूछ रहा है, 1988 में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, और उसके बाद में कृषि जलवायु नियोजन 1992 में, और ये 1988 सही है भाई, डी आंसर हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर ये क्या है, कितना है, 113। लो ऐसक निक्षेप और वो भारत में कहां पर है, गुरमहिसानी, किरुबुरु, बोनाई और राजरा। ये जो नक्शा दे रखा है ज्योग्राफी 11th में, यदि अपन बात करें तो, या हाँ 11th में भी देख लो और 10वीं में भी देख सकते हो इसको। 10वीं की किताब में भी जो नक्शा दे रखा है कि कहाँ से कौन सी कहान है, तो वहां से ये क्वेश्चन पूछ रखा है। 113 नंबर वाला क्वेश्चन वहां से इन लोगों ने पूछा है। तो यहाँ से यदि अपन बात करें तो गुरमियासिनी मयूरध्वज में है, किरुबुरु पश्चिमी सिंहभर में, बोनाई सुंदरगढ़ में है, और राजहरा बालोद दुर्गरा में, सारे ही मिलान है। तो 113 के अंदर आप आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 114। नीचे दो कथन दिए गए, अभिकथन द्वितीय अथवा तृतीय क्रियाकलापों की बजाय कृषि प्रत्यक्षतः भूमि पर अधिक आश्रित है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व की सामाजिक महत्ता होती है तथा यह साख और प्राकृतिक आपदाओं के लिए सुरक्षा कारक की भूमिका भी निभाती है। तो दोनों सही है, और लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं है, बस क्षेत्र की बात चल रही है, यहाँ क्षेत्र की बात है नहीं, तो दोनों सही, और ये इसकी सही व्याख्या नहीं है, बी। 114वां में बी। 115वां, निम्नलिखित भौगोलिक डाटा आंकड़ों में गैर डिजिटल कौन सा रूप है, स्थलाकृति मानचित्र, हवाई छायांचित्र, स्कैन प्रतिबिंब और उपग्रह इमेजिंग। तो स्थलाकृति मानचित्र और हवाई छात्र, ए और बी नहीं है, ए और बी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 115 में। क्वेश्चन नंबर 116, भारत में जनसंख्या के ग्रामीण शहरी संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं। जनसंख्या का उनके निवास स्थान के अनुसार संगठन सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण सूचक है, सही बात है। यह संगठन भारत जैसे विशाल देश के लिए महत्वपूर्ण है, जहां 52% आबादी गांवों में रहती है, ना 68% आबादी गांवों में रहती है, गलत कथन। 2011 में भारत में 93.2% गांव बसे हुए थे, ये बात सही है। ग्रामीण जनसंख्या वितरण देश भर में एक समान है, ना जी, अलग अलग है। नगरीकरण का सापेक्षिक परिमाण और ग्रामीण शहरी प्रवास का विस्तार अंतर्राज्यीय और अंतर्वर्तीय स्तरों पर ग्रामीण जनसंख्या के सहकेंद्रण को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। यानी यहाँ से 3 कथन सही है, ए सही है, सी सही है और ई सही, ए सी ई ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में सही है। उसके बाद में 117, उपग्रहों और उपग्रह संचार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। उपग्रह संचार द्वारा संचार के अन्य माध्यमों के उपयोग का विनिमय किया जाता है। भारत में यह आर्थिक और राजनीतिक कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसेट 1985 में स्थापित, ना 1983 में, इसको उठाओ भाई, 1983 में। ISRE 1990 में रूस के बेकानूर से लॉन्च किया गया था, 1990 में, 1993 में, यह भी गलत, तो यहां से ये भी गलत, केवल ए और बी सही, केवल ए और बी सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीमेटिक मानचित्र क्या प्रदर्शित करता है। बिंदुकित, वर्णमात्री, सहगंभीरता रेखाएं और गतिक मानचित्र। आपको कुछ भी नहीं आता तो गतिक मानचित्र वो यात्रियों की संख्या को बताता है। डी में 1 होना चाहिए, यानी 2 ऑप्शन आपके सीधे सीधे कट रहे थे, 2 ऑप्शन सीधे सीधे यहां से कट जाते हैं। उसके बाद में यदि अपन बात करें डी में 1, जनसंख्या का वितरण बिंदुकित करता है, ए में 3, ए में 3, ए में 3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन
भारत में श्वेत क्रांति के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरू की ना, 1970 में चौथी पंचवर्षीय योजना हट गया जी। यह ऑपरेशन फ्लड के रूप में जानी जाती है, बिल्कुल सही जानी जाती है। आज भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है, बिल्कुल सही है। भारत में पिछले 50 वर्षों में दुग्ध उत्पादन बढ़ गया, किंतु जनसंख्या विस्फोट के कारण प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में कमी आई नहीं, ये भी बढ़ी, ये भी बढ़ा है। तो मतलब ए सी और गलत हो गया ना, ये तो कमी हुई है तो गलत। ए और सी, ए और सी, ए और सी, सॉरी बी और सी, बी और सी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित कोयला खदानों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। माकूम है वो असम में है। माकूम कहाँ है? असम के अंदर है आपकी। तो असम सबसे, और उसके बाद में यदि अपन बात करें जंजी, किसकी बात करें अपन? जंजी की बात करें, झंझी, झंझी ये कहाँ पर? ये पश्चिमी बंगाल में। ये कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। और उसके बाद में अपन यदि बात करें सिंगरेनी, सिंगरेनी है तेलंगाना में। सिंगरेनी कहाँ है? तेलंगाना में, सेट करना भाई। और सिंगरौली, सिंगरौली की यदि अपन बात करें तो ये मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश। तो उत्तर से दक्षिण में सबसे पहले असम और पश्चिमी बंगाल, ए और बी आसपास होने चाहिए। ए और बी आसपास इसमें है, इसमें है, इसमें ये हट गया, इसमें भी है, सारे ए बी ए। यानी पहले असम, उसके बाद में झंझी, उसके बाद में सिंगरेली, सिंगरेनी डी लास्ट में आना चाहिए। इनमें डी लास्ट में नहीं, क्योंकि तेलंगाना तो सबसे लास्ट में। अब बच गया कौन सा? पश्चिमी और मध्य। यदि ए बी सी डी, ए बी सी डी इसी क्रम में है भाई, पहले पश्चिम फिर मध्य प्रदेश आएगा। तो ए बी सी डी 120 के अंदर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 120 में आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, एक अभिकथन, सतत पोषणीय विकास की चुनौती के लिए आर्थिक विकास की चाह पर पर्यावरणीय मुद्दों से समन्वय आवश्यक है। जीवाश्म ईंधन अधिक समान रूप से वितरित है तथा पर्यावरण अनुकूल है। नहीं, अधिक समान रूप से नहीं है, असमान रूप से है। कहीं कहीं जीवाश्म ईंधन पेट्रोल डीजल ज्यादा पाए जाते हैं, कहीं कम। ये तो गलत है और ये सही है। कथन सही है, कारण सही नहीं है। कथन सही है, कारण सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, भारत में प्रशासनिक इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्रफल मापन के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग उत्तरदायी है। सही बात है। भूमि राजस्व ने भारत में भूमि उपयोगों को 9 श्रेणियों में बांटा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है ना, तो यहां से सही व्याख्या नहीं है बी। 122 में बी। 123, इंदिरा गांधी नहर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य? इंदिरा गांधी नहर परियोजना 1948 में शुरू की गई थी। सही बात है, बिल्कुल, कंवर सेन की उपज। इस नहर का उद्गम हनुमान नगर नहीं, हरि के बैराज, ये गलत। नहर का निर्माण 2 चरणों में किया गया था, बिल्कुल सही। कुल कमान क्षेत्र में सिंचाई 70% प्रवाह प्रणाली द्वारा और 30% लिफ्ट प्रणाली द्वारा होती है। सही बात है। तो यहां से ए सही है, सी सही है, डी सही है, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी। डिलीट, दिस क्वेश्चन आर डिलीटेड। ये क्या है भाई? क्या कहना चाह रहे हैं? इंदिरा गांधी नहर परियोजना 1948 में शुरू की गई थी, शुरू नहीं हुई थी। अच्छा, 1948 में आगे मान लेते हैं। वैसे शुरू तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना तो शुरू हो गई थी, लेकिन 1961 मान सकते हैं। इस नहर का उद्गम हनुमान नगर ने हरि के बैराज से हुआ था। इधर क्या लिखा हुआ देखिए, इधर भी हनुमान नगर है, मतलब मिस टाइप लग रही है मुझे। हरि के बैराज था, लेकिन बी तो हट जाएगा। तो बी किस में? इसमें है, बी इसमें, बी इसमें। सी और डी को ही सही मान रहा है। सी और डी, कुल निर्माण 2 चरणों में, सी और डी सही है भाई। इसको भी गलत बता रहा है। 1948 की जगह से मान लो 1961 से शुरू हुई थी, तो केवल ए सही है इसका। 123 का आंसर ए। बाकी देख लेना इस क्वेश्चन को एक बार। अगला है जीआईएस संबंधित कार्य में सम्मिलित क्रियाकलापों का सही अनुक्रम क्या है? स्थानिक आंकड़ा इनपुट, अभिलक्षण आंकड़ों का प्रविष्ट करना, आंकड़ा सत्यापन और संपादन, स्थानिक और अभिलक्षण आंकड़ों में संपर्क और स्थानिक विश्लेषण। तो यहां से आपका क्या मिलेगा? सबसे पहले स्थानिक आंकड़ों का इनपुट, उसके बाद में अभिलक्षण आंकड़ों का प्रविष्ट करना, फिर सत्यापन और संपादन करना, फिर स्थानिक अभिलक्षण आंकड़ों में संपर्क करना, फिर स्थानिक विश्लेषण। सारे क्रम से हैं, तो ए बी सी डी ई, ए ऑप्शन। नेक्स्ट 125, पुष्कर का मेला कहाँ लगता है? पुष्कर अजमेर में, जीण माता जी रेवासा सिक्कर में, बर्तरी बाबो पुजगो अलवर में और डिग्गी कल्याण जी टोंक में। यानी 3 1 2, 3 1 2 नहीं, 3 1 2 4, ये सही है, बी आंसर 125। 126, कछवा राजवंश आमेर का कछवा कौन सा? भारमल गया था ना। हाँ जी। जाट शाही राजवंश भरतपुर का चूड़ामन
और गोहिल राजवंश राणा हम्मीर, और उसके बाद में अपन बात करें राठौड़ राजवंश के राव जोधा जोधपुर का। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित महत्वपूर्ण संतों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये क्रम पिछले 4 एग्जामों से कंटिन्यू आ रहा है, लोक देवताओं का जन्म को क्रम से सेट करवा रहा है। ये क्वेश्चन का ध्यान रखना, अगली एग्जाम वाले भी इसको देख के चले जाना वापस। यदि अपन इसमें बात करें तो दादू दयाल जी, महर्षि नवलराम जी, पीपा जी और संत माव जी, ऐसे मान लो आपको नहीं पता तो सबसे लास्ट में कौन थे, नवलदास जी आए थे, नवल संप्रदाय सबसे लास्ट में, बी सबसे लास्ट में, इन दो में नहीं है, ये तो हट गया। उसके बाद में पीपा दादू दयाल, पीपा जी की दादू दयाल जी की बात करें तो संत पीपा, संत पीपा के कौन गुरु थे, रामानंद जी इनके गुरु थे। तो पीपा जी पहले आए, उसके बाद में दादू दयाल जी 1544, फिर संत माव जी, और फिर ऑप्शन नंबर डी। गांव मार्ग जुदाव रिंद रोय, रिंद रोय किसने लिखी थी भाई, गोवर्धन सिंह शेखावत ने लिखी थी। जुदाव अर्जुन देव चारण की है, मतलब सी में 1 और डी में 2, 1 और 2 का संबंध कहाँ है, यहाँ नहीं है, 1 और 2, 1 और 2 यहाँ पर भी बैठ रहा है। गांव की और मार्ग की ओर देखनी है, अब आपको बताओ भाई क्या हो सकता है। गांव है चंद्र प्रकाश देवल का और मार्ग है पारस अरोड़ा की। तो 3 सबसे पहले 4 3 1, ऑप्शन नंबर डी। 129 नीचे देव कथन दिए गए हैं। कथन ए आर्य जनजाति के रूप में मत्स्य सबसे पहले ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया था और यह सबसे बहुत प्राचीन जनजाति होने का संकेत देती है। यह बात 100% सही है, यह तो सीधा सीधा मिलता है। मौर्य शासनकाल के दौरान मत्स्य जनपद मगध साम्राज्य का भाग था, यह भी सही है। तो ए और आर सही है, लेकिन आर इसकी व्याख्या नहीं करता, इन दोनों का इनमें संबंध नहीं है। मौर्य काल की बात है, ये आर्य की है, तो इसका मतलब इन दोनों का संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है, ये क्या है, खजरली गांव। On 28 अगस्त 1730 महाराजा ऑफ जोधपुर ऑर्डर टू कट डाउन द खेजरी ट्रीज इन द खेजरली विलेज बट द रेजिडेंट्स स्ट्रांगली अपोजिट इट। यानी 28 अगस्त 1730 को महाराजा जोधपुर ने आदेश दिया कि कट करो खेजड़ी ट्रीज इन द खेजरली विलेज, खेजरली गांव में खेजड़ी के पेड़ों को, बट लेकिन द रेजिडेंट स्ट्रांगली अपोजिट इट, लेकिन वहां के निवासी क्या थे, स्ट्रांगली उसके विरोध में थे। इसका मतलब ग्रामवासियों ने इसका क्या किया, विरोध किया। तो ये बात तो सही है, 1730 में महाराजा अभय सिंह की बात है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। राजस्थान का खेजड़ली बलिदान पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रति जागरूक का प्रतीक है, बिल्कुल सही है, ये इसकी सही व्याख्या है, इसके कारण प्रसिद्ध है। तो ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार व्यवस्थित करें। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल, तो सबसे पहले बी, सबसे पहले बी किसमें, ये दो तो उड़ाओ। चंबल के बाद में आएगी माही, ये लो जी माही नदी किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। उसके बाद में बनास, फिर लोणी, फिर बाणे, गंगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, अरावली के निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। गुरु से दिल, दिल यानी दिलवाड़ा सबसे पहले, गुरु से दिल जरा आशा रखो, आशा का मतलब अचलगढ़, फिर बी, कूद हो यानी ए, और उसके बाद में सी, डी बी ए सी, डी बी ए सी, डी बी ए सी, ऑप्शन नंबर ए 132 में। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में उनके क्षेत्रफल के अनुसार छोटे से बड़े में व्यवस्थित कीजिए। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, उसके बाद में बाड़मेर, उसके बाद में जोधपुर, उसके बाद में नागौर, नागौर के बाद में चूरू, फिर पाली। यानी यदि मैं बात करूं तो इनमें से सबसे पहले डी सबसे पहले किस में आ रहा, दो में नहीं आ रहा। उसके बाद में बाड़मेर के बाद में जोधपुर सी, उसके बाद में ए और उसके बाद में बी, ऑप्शन नंबर सी। पशुधन जनगणना 2019 के आधार पर पशुओं को उनकी संख्या के आरोही क्रम, आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना था। तो सबसे कम कौन थे, सबसे कम ऊंट है भाई, डी सबसे पहले आना चाहिए, इसमें हट गया, इसमें हट गया। ऊंट के बाद में राजस्थान में सबसे ज्यादा ही ज्यादा बकरियां हैं, यानी ए सबसे लास्ट में आना चाहिए, ये लो। ऐसे भी हो जाते हैं कई बार प्रश्न, ऊंट सबसे कम, बकरी सबसे ज्यादा, बकरियों से कम भेड़ होती है, बकरियों से कम क्या होती है, भेड़ें होती है। चलो जी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भृगु, पठार, सकवांकार, पहाड़ी और घाटी को मिलान करना है। तो भृंगु क्या होते हैं, भृगु क्या होता है, यानी अपने को यहां से 135 नंबर का आंसर बताना है।
चलो भाई थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। क्या हो रहा है बोर्ड? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। चलो भाई, भृगु बहुत तीक्ष्ण अथवा लगभग लंबवत आकृति होती है। ये भृगु होना ए में सेकंड होना चाहिए। ए में सेकंड, ये हट गया, ये हट गया। पटार नियमित अंतराल पर अवस्थापित सकेंद्री समोच्च रेखाएं होती है ए। इसके बाद में पेस्ट होना चाहिए, पेस्ट है। उसके पेस्ट एक में, ये तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं आप। 136 भू संकेतिक उपग्रह, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 3600 किलोमीटर भू स्थितिक उपग्रह अंतरिक्ष में निम्नलिखित ऊंचाइयों में कहां पर स्थित होते हैं? 3600 किलोमीटर पर होते हैं। पहचान कीजिए, दूर संवेदकों के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। एक संवेदक विद्युत चुंबकीय विकिरण संकलित करता है और उन्हें संकेतकों में बदलता है। कैमरा छायाचित्र फोटोग्राफी तथा गैर फोटोग्राफीय संवेदक का एक उदाहरण है। स्कैनर गैर छायाचित्रक फोटोग्राफीय संवेदक का उदाहरण है। एक छायाचित्रक संवेदक प्रतिबिंब को बिट दर बिट, पंक्ति दर पंक्ति रूप में प्राप्त करता है। ए डी सही है। कौन से क्वेश्चन इसमें सही है यह आपको बताना है। तो इसके एक संवेदक विद्युत चुंबकीय विकिरण संकलित करता है और उन्हें संकेतकों में बदलता है, सही है। कैमरा छायाचित्र फोटोग्राफी और गैर फोटोग्राफी संवेदक का एक उदाहरण है, सही है। स्कैनर गैर छाया संवेदक का उदाहरण है। एक छायाचित्रक संवेदक प्रतिबिंब को बिट दर पंक्ति नहीं बदलता, कंप्लीट बदलता है, तो ये गलत। ए बी और सी सही, ऑप्शन नंबर डी। ए बी और सी सही। ये मानव भूगोल वाला जो चैप्टर दे रखा है 12th पेस्ट में, वहां से सीधी परिभाषा पूछी इन्होंने। बताओ रे भाई कहां गई परिभाषा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव भूगोल को मानव समाजों और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों के संश्लेषित अध्ययन के रूप में फ्रेडरिक क्रेटरजेले ने बताया था? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई और के आरोही क्रम में देखना है। ये 11वीं की भूगोल से उठाया हुआ क्वेश्चन है। मैंने अभी तक देखो, मैं ज्योग्राफी पिछले इस साल ही पढ़ाना प्रारंभ किया मैंने ज्योग्राफी 11th-12th वालों को। तो 11th-12th वालों को जैसे मैंने ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू किया तो उनकी क्लासों में ये बातें सीधी सीधी हूबहू लिखी हुई है। तो 1 और 2 पार्ट ही बताए, तो मैंने वो सारे क्वेश्चन बता दिए आपको जो पहले और दूसरे पार्ट में आए। तो कि ये यहाँ से पूछा है, बाकी तीसरा चौथा अभी तक मैंने देखा नहीं है, तो वहां से आपको बता दूंगा। हालांकि वैसे मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ 11th-12th को भी। तो यहाँ से सैडल पीक, ये भी दूसरे जो 11th की भूगोल है उसका दूसरा पार्ट है। उसके लास्ट में से ये पैराग्राफ बना के इन सारी चोटियों को दे रखा है कि किसकी कितनी चोटाई की ऊंचाई है, ये आपको वहां पर दे रखा है। तो इसमें सैडल पीक की होती है 731 के आसपास है, और माउंट डियो वाली है उसकी है 517 के समथिंग या 515 मान सकते हो। और माउंट कोयोबा की है 460, और माउंट थुइलियर की है 642। अब इसको सेट कर दो, कौन सा आरोही छोटी सी बड़ी, यानी सी सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद में बी, उसके बाद में डी, उसके बाद में ए। ऑप्शन नंबर बी 139 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? 139 में बी। भारत के उत्तरी मैदानों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये भी सेम 11th क्लास का जो ज्योग्राफी है उसके 2nd चैप्टर में लिखा हुआ है। उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में जलोढ़ से निक्षेपित द्वारा निर्मित है। ये बात सीधी सीधी वहां लिखी है। बाबर प्रदेश सघन वनस्पति वाला पंकिल और दलदली क्षेत्र होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। बाबर वो नहीं होते। तराई प्रदेश बाबर के दक्षिण में स्थित पंकिल दशाओं वाला क्षेत्र है, बिल्कुल ये बात सही है। खादर पुराने जलोढ़ निक्षेप और बांगर नवीन जलोढ़ होते हैं। ना बांगर रहते हैं ना ये पुराने जलोढ़ होते हैं, खादर होते हैं वो नवीन जलोढ़ होते हैं, तो ये भी गलत। ब्रह्मपुत्र मैदान नदी द्वीपों और बालू रोधिकाओं के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बात सही है। तो यहाँ से कौन सा सही है? ए सही है, सी सही है और ई सही है। ए सी ई सही है। ऑप्शन नंबर ए 140 में आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, तमिलनाडु तट क्या कह रहा है? तमिलनाडु तट दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु के दौरान सूखा रहता है, बिल्कुल दक्षिणी पश्चिमी जब मानसून आता है तो ये सूखा रहता है, ये बिल्कुल बात सही है। तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर और अरब शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल ये दोनों बात सही है और दोनों के कारण ये इसकी सही व्याख्या भी है। तो ऑप्शन नंबर ए 141 में आपका ए। 142 क्वेश्चन, भारत के भौतिक विभागों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये भी ज्योग्राफी का जो 2nd पार्ट है 11th क्लास का, वहां से सीधा यहां से इन्होंने पूछ लिया 142वां। मुझे जहां तक लग रहा है एग्जामिनर ने तो 12th और 11th की ज्योग्राफी की बुक को रखा और सीधे सीधे छाप दिया उनमें से।
142। चलो भाई क्या कह रहा है, हिमालय भारत की उत्तरी सीमा निर्मित करता है। सबको पता है कि हिमालय भारत के उत्तर में है। हिंदुकुश और सुलेमान श्रृंखलाएं भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में स्थित है। ये बात भी सही है। पूर्वांचल पहाड़ियां भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। पूर्वांचल की पहाड़ियां उत्तर पश्चिम में कहां है? उत्तर पूर्व में। हिंद महासागर भारत के पूर्वी सीमा बनाता है। हिंद महासागर भारत की पूर्वी सीमा कहां बनाता है? बंगाल की खाड़ी बनाती है। ये गलत। मरुस्थलीय बालू का क्षेत्र राजस्थान में पाया जाता है। मरुस्थल क्षेत्र बालू 61% राजस्थान में। तो ए सही है, बी सही है और ई सही है। ए बी ई, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 143वां क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए। गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख नृत्य है। बिल्कुल नहीं है। गण का मतलब शिव होता है और गौर का अर्थ पार्वती होता है। ये बात सही है। यह त्योहार होली के 5वें दिन अर्थात चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से, चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल की तृतीय तक 18 दिन तक मनाया जाता है। ये बात भी सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न कलाओं के विकास के दृष्टिकोण से महाराणा कुंभा शासनकाल स्वर्णिम युग कहा जाता है। बिल्कुल। उदय सिंह 1535 के शासनकाल में चित्रों में भागवत पुराण से परिजात अवतरण मेवाड़ के चित्र नानक राम जी की करते हैं। ये भी सही है, लेकिन इसका दोनों का मतलब नहीं। ये उदय सिंह की बात है, ये महाराणा कुंभा की बात है, तो दोनों सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। 145 सही कथनों का चयन कीजिए। 13वीं शताब्दी के पश्चात दुर्ग निर्माण की परंपरा में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। आबू में अचलगढ़ दुर्ग को महाराणा प्रताप द्वारा नवीन दुर्ग में बदला गया था। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का प्रथम उदाहरण कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त होता है। और तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात दिल्ली में तुर्क अफगान शासन स्थापित हुआ, जिसे राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य को प्रभावित किया। तो सही कथनों का अपने को चयन करना है जी। तो यहां से यदि मैं बात करूं, सबसे पहले 13वीं शताब्दी के पश्चात दुर्ग निर्माण की प्रवणता में परिवर्तन आया। बिल्कुल सही है। आबू में अचलगढ़ दुर्ग को महाराणा प्रताप द्वारा नवीन दुर्ग में बदला गया था। महाराणा प्रताप थोड़ी महाराणा कुंभा ने स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। ये गलत। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का प्रथम उदाहरण कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त होता है। ये बात भी सही। और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात ये दिल्ली। तो ए सी डी सही, ए सी डी सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उन दुर्गों का चयन करिए जिन्हें 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। चीकू गाजर आम, चीकू गाजर आम, चीकू गाजर आम, चीकू गाजर आम कितना? सिवाना का दुर्ग, सिवाना नहीं था उसमें, चीकू, चित्तौड़गढ़ का, कुंभलगढ़ का, गागरोन का, जैसलमेर का, रणथंभौर का और आमेर का। बी सी डी, बी सी डी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147। नीचे दो कथन दिए गए हैं। भोपाल गैस त्रासदी और चेरनोबिल परमाणु आपदा मानव जनित आपदाएं थी। बिल्कुल ये मानव के द्वारा जनित आपदाएं हैं, क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी भोपाल गैस। मानव जनित आपदाएं विवर्तनिक संचालनों के द्वारा होती है। विवर्तनिक संचालनों के द्वारा होती है क्या? मानव जनित ना, ये बात गलत है। विवर्तनिक संचालनों के द्वारा नहीं होती। तो एक कथन सही है, केवल ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी 147 में आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148। नीचे दो कथन दिए गए। एक अभिकथन एक के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। हिमालय क्षेत्र भूकंपों के प्रति अति असुरक्षित है। दूसरा, हिमालय प्लेट अभिसारी मंडल में अवस्थित है। कथन और कारण दोनों के बारे में अपने को बताना है। तो यहां से यदि मैं बात करूं तो हिमालय क्षेत्र भूकंपों के प्रति असुरक्षित है और हिमालय प्लेट अभिसारी मंडल से अवस्थित है। दोनों सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित जैवमंडल निश्चय को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मानस, पंचमंडी, नौरेक और डिब्रू साइखोवा को आपको बताना है। तो यदि अपन बात करें तो ये सेम ही है। डिब्रू साइखोवा, मानस, नौरेक, पंचमंडी, तो सारे के सारे सही है। ए बी सी डी, यानी इसका आंसर डी। और इसका लास्ट क्वेश्चन है। राजस्थान के भारत में वन्य प्राणी संरक्षण के संदर्भ में सत्य कथन है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया था। बिल्कुल सही बात है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1982 ना 92 में, 1992 में, तो ये गलत। 2026 में भारत में जैवमंडल निश्चयों की संख्या 12 थी, नहीं गलत, 18 थी। 2020 में विश्व के कुल बाघों का 70% बाघ भारत में है। ये बात सही है। केवल ए और डी सही है, केवल ए और डी सही है, ऑप्शन नंबर बी। यहां तक 150 के 150। ये बीच में कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो क्वेश्चन आपको मुझे बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कि सर
इनके आंसर ये होंगे, सॉरी आंसर क्या वो बता देना, ताकि मैं उनका भी आपको टेलीग्राम के ऊपर टिक लगी हुई है आंसर शीट दे देता हूं आपको वहां से। और ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, मैं यहाँ आपको डाल देता तो सही था। अब अपने इसके पेपर की थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा। देखो चर्चा की यदि मैं बात करूं तो पेपर है ना, यदि जिसने 11th-12th की ज्योग्राफी पढ़ रखी है तो उसके लिए पेपर आसान था, पेपर आसान है, परंतु खतन निष्कर्षों में उलझा है। तो इसको मैं 50-50% कहूंगा, 50% पेपर आसान और 50% पेपर हार्ड, यानी इजी टू मॉडरेट पेपर इसको कह सकते हैं। बाकी आपके कितने सही होते हैं इसको बस मैंने रखा है मेरे अकॉर्डिंग भाई, ये इस प्रकार का है। बाकी आप लोग मुझे बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ, आपके कितने सही हो रहे हैं, बाकी इसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है इसकी चर्चा अभी पेपर देख के आए हो, आप आंसर की मिला लेना, उसके बाद में इसकी कट ऑफ लगभग कितने पदों के अनुसार रह सकती है इसके ऊपर अपने एक और चर्चा कर लेंगे। ये अपनी आंसर की थी और यहाँ मैंने 150 से 150 क्वेश्चन को बताने की कोशिश की है। जल्दबाजी में कोई 1-2 क्वेश्चन या 5-7 क्वेश्चन यदि आपको लगता है कि सर आपने ये गलत बता दिए हैं, जल्दबाजी में हो सकता है सुपरफास्ट आंसर की में, तो आप मुझे जरूर कमेंट में भी बताना और वीडियो को शेयर कर देना। इसी आशा और उम्मीद के साथ में मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आप लोग यदि इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, धन्यवाद।